अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी, उम्मीद करते हैं। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और हमारे साथ दुबई से मौजूद हैं इशाल। और इशाल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कैसी गुजर रही हैं आपकी वेकेशंस? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जुनैद? सब कैसे हैं? अच्छा गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ इशाल, सबसे पहले हम जो हालात हाज़िरा का ज़रा जायज़ा ले लेंगे, क्योंकि कल तो था छुट्टी का दिन और बात होती बिल्कुल। रही 12 रबीउल अव्वल की। लेकिन उससे पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो खींचातानी हुई, जो सुबकी हुई है गवर्नमेंट को, वो भी तारीख़ में हम्म। याद रखी जाएगी। जो कोशिशें हुई, जो आवभगत हुई, वो जिस तरह से अब क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। एक आइनी अदालत का क़याम और उसके लिए आइनी तरमीम लाना थी, जिसके लिए बड़ी कोशिश हुई। और जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई है, जिस तरह से लग ये रहा था कि 12 बजे के बाद पता नहीं क़यामत आ जाएगी, कोई आग लग जाएगी, तो उस वजह से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट को। और यकीनी तौर पे आप भी देख रहे होंगे खबरें, क्या होता रहा उस दिन सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत ने जितनी कोशिश की है और जिस तरह से मौलाना साहब को मनाने की उनकी तमाम तरकीबें जो हैं वो कारगर साबित नहीं हुई हैं। तो इससे लगता यही है कि हुकूमत जो है वो अब कुछ होश के नाखून लेगी और कुछ अरसे तक चुप रहेगी और उसके बाद फिर दोबारा से कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है कि उनके फ़ायदे में है, उनके हक में है, या फिर वो जो जिस तरह से वो अपना मौक़िफ़ रखे हुए हैं कि ये जजेस की बेहतरी के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को मज़बूत जी हाँ। बनाने के लिए। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, लेकिन देखें कब तक है, कब वो मनाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर ये जो है कानून पास हो इस पे जाता अमल है। ये तो बस दरामद अब देखना मुमकिन हो है। सकता है। तो अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर कई हफ्तों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद अभी तक तो हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हुई है। लेकिन ये आखिर माजरा है क्या? क्या मतलूबा हिमायत ना मिलने के बाद वफाकी हुकूमत फिलवक्त पीछे हट गई है, या ये मामला पार्लियामेंट के अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया है? इस पर बात करने के लिए फवाद अहमद साहब, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अब ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से टास्क दिया गया था वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को और मोहसिन नकवी साहब को। तो अब ये जो कोशिश थी नाकाम तो हो चुकी, इसे किसकी नाकामी तस्लीम किया जाए या माना जाए? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है या फिर हुकूमत वक्त की? अच्छा देखिए, अगर आप इस तरमीम के हवाले से इसको मेरिट पर इसका जायजा लें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके मंशूर में भी ये शामिल है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार के हवाले से सेहरा अपने सर पे बांधती है। तो अगर इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ना देखें, तो तारीखी स्पेक्ट्रम में अगर देखें, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय जितनी भी पार्टियां हैं उन सब ने इसको अपने मंशूर के अंदर भी रखा था, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो। अब इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी इसमें कहीं पर जो है वो फिट आती नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की क्या नाकामी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के दौर में एक कर्नल जो है वो कौमी असेंबली चलाया करता था और वो लोगों को बताता था कि तुमने किसको वोट देना है, कब वोट देना है, कैसे वोट देना है, कहाँ आकर वोट देना है। शायद उस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने इसको डील नहीं किया, इसलिए जो है उसको आप एस्टेब्लिशमेंट की नाकामी से हुँ। ताबीर कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये सियासी लोगों का काम है, जोड़-तोड़ करना, गुफ्तगू करना, वोट देने के लिए एक-दूसरे को राज़ी करना, हुकूमत का हिस्सा बनना फवाद या साहब, हुकूमत एक के। एक दूसरी वजह भी हो सकती है। फवाद साहब, एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि साइनी तरमीम को बड़ी उजलत में लाया गया है और फिर उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई है सबको, जिसकी वजह से सब खफा थे और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है, कम्युनिकेशन गैप था सब जो मुसवदा इत्तेहादी थे भी उनके सामने बीच नहीं में, तो आया ये था वजह ना। भी हो सकती है। मुसवदा भी सामने नहीं आया था। अच्छा देखिए, मज़ेदार चीज़ ये आई है कि एक मुसव्विदा ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं आप कमेंट करते फिर रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने कल एक प्रोग्राम के अंदर कहा है कि वो मुसव्विदा ही ठीक नहीं है। आईनी वो मुसव्विदा ही नहीं था कि जिसके ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह हैं कि आईनी अदालत हुकूमत लाना चाहती है, 63 ए के हवाले से हुकूमत कुछ तरमीम चाहती है। इसके अलावा जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार के ऊपर हुकूमत जो है वो कुछ तब्दील लाना चाहती है, उसमें पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमेटी को आपस में मर्ज करना चाहती है। ये 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह हैं कि ये कोई ड्राफ्ट सामने आए ना आए, ये कन्फर्म है कि इन 2-3 चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात हो रही है। अब देखें, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो हुकूमत को शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हुँ। हम मौलाना को तो बस जाकर बताएँगे कि मौलाना आइए आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको ये पैकेज देते हैं। क्योंकि आम तौर पे हम गुफ्तगू में देखते हैं ना कि मौलाना 2 सीटों की मार है, फलाँ जो है वो 4 सीटों की मार है, उसको ये पुरकशिश ऑफ़र दे देंगे तो ऐसे हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ज़माने में रहमान मलिक साहब कराची में 9-0 के आस-पास ही घूमा करते थे, क्योंकि उनको ज़रूरत होती थी कि एमक्यूएम की हिमायत उनके साथ रहे, तब उनकी हुकूमत चलती रहेगी। तो वहाँ पर भी हम देखते थे कि एक मुज़ाकरात हर वक़्त हुँ। हो रहे हैं, हर वक़्त ही मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो सियासी जमातों में जो लेकिन छोटी लेकिन पार्टियाँ होती फवाद साहब, ये तो वाज़ेह हो गया कि हुकूमत ने होमवर्क के बगैर ये तरमीम करने की कोशिश की है, अपने स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में नहीं लिया, मुसवदे का भी इंतज़ार आखिरी वक्त तक होता रहा। वज़ीर कानून को पता चला कि जी अच्छा अब मुसवदा आ चुका है,
तो इससे ये इंडिकेशन तो देखिए, मिलती है कि हुकूमत पीछे ये मुसवदा तैयार करने वाली शख्सियात कोई और थी, हुकूमत तो कम अज़ कम नहीं थी। अब जबकि मौलाना को ये पता चल चुका है कि ये एक बहुत ही लाजिम व मलजूम चीज़ बन चुकी है, इसकी अहमियत का भी मीडिया के ज़रिए इतना ढिंढोरा पीटा गया, तो आपको लगता है कि अब इतनी आसानी से ये हो जाएगा जितनी आसानी से ये करना चाह रहे थे? देखिए, अब हुकूमत की मजबूरी है कि आपको एक कानूनी चीज़ मैं अगर बता दूं कि अगर किसी तरमीम को हुकूमत पार्लियामेंट में पेश करे और फिर उसके ऊपर वोट लेने में नाकाम हो जाए, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले। ये एक कानूनी मामला है। अगर कोई हुँ। हुकूमत नाकाम हो जाए किसी आईनी तरमीम में, बजट को तस्लीम करवाने में नाकाम हो जाए, तो फिर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है। इस वक़्त हुकूमत ने गो के इसको पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। लेकिन आप ये देख लें कि आवाम से लेके सरमायाकार और सरमायाकार से लेके पार्लिमानी अमूर के ऊपर नज़र रखने वाले हर फर्द के ज़हन में अब ये बात है कि हुकूमत शायद अपनी अक्सरियत खो गई है या अपना असर खो गई है, या हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हुँ। अमूर हुकूमत को चला सके, क्योंकि हुकूमत जो है वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी अमल नहीं कर सकी कि जिसके हवाले से वो प्लानिंग करती रही है। आपकी बात दुरुस्त है कि तो अगर हुआ सब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी क्या वजह हो सकती है कि देखिए, हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल रही? बहुत सारे फैसले ऐसे किए जाते हैं जो कि इत्तेहादियों के हक में नहीं होते या उनको पसंद नहीं होते, उनसे मुशावरत नहीं की जाती है। देखिए जी, इत्तेहादी बुनियादी तौर पर तो पीपल्स पार्टी है इनकी, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद इतना ही है कि उनके साथ बजट के मामलात के ऊपर, उनके साथ फंड्स की तकसीम के मामलात के ऊपर और इस तरह की 2-4 चीज़ों के ऊपर जो है वो उनके साथ बैठकर गुफ्तगू शरीत करनी है। वरना पीपल्स पार्टी ने इस वक्त बुनियादी तौर पर नून लीग को फ्री हैंड दिया हुआ है कि आपने जिस तरह से खेलना है आप खेलिए, आपने जिस तरीके से जो है वो अमूर हुकूमत चलाने हैं आप चलाइए। पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रही, वो पंजाब के अंदर अपना कुछ इन्फ्लुएंस मांगती है, वो बजट के हवाले से तजावीज़ चाहती थी कि हमारी तजावीज़ को हिस्सा बनाया जाए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो फंड्स की तकसीम होती है पीएसडीपी के थ्रू, उसके अंदर जो है वो हमारे एमएनएस को जो है वो ठीक तरीके से फंड मिल जाए, सूबा सिंध के हवाले से हमें जो है वो ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की कोई बहुत हुँ। जो है वो ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, लेकिन हुकूमत बुनियादी तौर पर यहाँ पर अब जिस तरह अंसार अब्बासी साहब की एक खबर हमारे सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस तरमीम के मुसव्वदे के ऊपर इज़हारे जो है वो ख्याल करते हुए लोगों से जो है वो इज़हारे यकजहती भी लें या उनसे जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकें। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पर समझ में ये बात आती है कि मौलाना को हल्का लिया गया। ये सोचा गया कि मौलाना को 2 मिनिस्ट्रियाँ दे देंगे, 4 जो है वो आईनी ओहदे दे देंगे और मौलाना शायद भागे-भागे आ जाएँगे। लेकिन हुकूमत को भी अभी अंदाज़ा हुआ होगा कि मौलाना इख्तिलाफ़ में उस जगह पर चले गए हैं कि जहाँ से शायद वापस आना उनके लिए इतना आसान अच्छा ना हो। फवाद साहब, आपके अब ख्याल आने में वाले वो क्या कौन होगा, सी तो सवाल ये शिकें हैं, वो कौन सी शिकें हैं जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से ये डेडलॉक हो रहा है? एक तो विफाकी आईनी अगर अदालत का क़याम अमल में लाया जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या अहमियत रह जाएगी, और फिर जो फ़र्द वाहिद को नवाजने की बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि इन सारी शिकों की वजह से और फिर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती भी अपनी मर्ज़ी से होगी, तो इसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुकी हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें तो जो है उसके ऊपर शायद सियासी जमातों का इख्तिलाफ़ ना हो। जो मेन चीज़ जिसके ऊपर इख्तिलाफ़ हो सकता है वो जजेस की और पूरी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सिविलियन मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी दोनों शामिल हैं, उनकी उम्र की जो हद है उसको बढ़ाने के ऊपर इख्तिलाफ़ का मामला है। उसके ऊपर शायद जो है वो इख्तिलाफ़ मौजूद है। अब इस वक़्त आप देखें कि एक नया एक तरीके से जो है वो काम शुरू हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चले गए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से उन्होंने खिताब करना होगा 2-1 दिन के अंदर। तो वो 29 को मेरा ख़्याल है या 28 को वापस आएँगे अपने वक़्त के हमरा। इस दौरान जो है वो बिलावल भुट्टो साहब एक्टिव हुए हैं, वो मौलाना के पास भी गए थे और उन्होंने मौलाना को बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ दी। अब देखें, इस वक़्त ना इख्तिलाफ़ बुनियादी तौर पर है किस जगह पर? इख्तिलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इख्तिलाफ़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को ये है कि हमें जो है वो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया गया। यहाँ तक कि एमक्यूएम को भी ये एतराज़ है कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया गया। बल्कि मैं अगर आपको बताऊँ कि ये जो आखिरी जुम्मा गुज़रा, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, मुख्तलिफ एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है। हमने सबसे पूछा, उन लोगों से भी पूछा कि जिनकी हम हमसे दोस्ती और उनका कोई भी मामला हमसे छुपा हुआ नहीं है। एक सेनेटर साहब का मैं तज़किरा करूँगा। उनके साथ मैं काफ़ी देर बैठा रहा। हुँ। मैंने कहा, बता दें भाईजान बात है क्या? यकीन कीजिए कि उनको भी मालूम नहीं था, नून लीग से उनका ताल्लुक यही था, तो उनको भी मामला मालूम है नहीं। फवाद साहब के, किसी को भी मालूम नहीं है। तो और ये सारा कुछ तो फवाद साहब, फिर आप हम जो बात कर रहे हैं कि किस शिक पर एतराज़ था, फिर तो ये मामला हो गया कि उनके इल्म में ही नहीं था। हो सकता है उनको इन शिकों पर एतराज़ ना होता और ये बड़े अच्छे एहसन तरीके से मामला निमट जाता। फवाद साहब, देखिए, ये बुनियादी सारा कुछ अगर इस तरह से मीडिया पे मंजरेआम पे ना आता और आराम से बैठ के आपस में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कोशिश की जाती तो शायद ये हल हो चुका होता। आपको लगता है ऐसा फवाद साहब?
देखिए, मीम इसी तरीके से आनी चाहिए कि जैसे जो है वो सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, उनके ऊपर डिस्कशंस करें, एक-एक चीज़ के ऊपर शिकवार उसका जायज़ा लिया जाए। ये आईनी तरमीम इतने खुफिया तरीके से आई थी। आइन क्या है? आइन एक हमारे दरमियान, एक अवाम के दरमियान, एक सूबों के दरमियान, लोगों के दरमियान, बरादरियों के दरमियान, मुख्तलिफ जो ख़्याल के लोग हैं, उनके दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे लिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है, उसको मुझसे ही खुफिया रखा जाए, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तान में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मौजूद हो कि जिसके ज़रिए आप किसी भी किस्म की मालूमात किसी भी हवाले से ले सकते हैं। तो ये भी समझ से बाहर था। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी किससे मुलाकात हो रही है, आप किससे हिमायत चाह रहे हैं और किसकी मुखालफत में आप जाना चाह रहे हैं, कौन आपका हुकूमत का हिस्सा बन रहा है और कौन हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। इस हवाले से तो खुफिया रख सकते हैं आप चीज़ें। लेकिन आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर मेरे मुताल्लिक है, आपके मुताल्लिक है, आपके को-होस्ट के मुताल्लिक है, आपके प्रोड्यूसर, एंकर और आपके जो है वो कैमरामैन के मुताल्लिक है। हम तब सबके दरमियान है क्योंकि आईन पाकिस्तान वो दस्तावेज है कि जिसने हम सबको जोड़ कर रखा है, जिसने हमें सबको ठीक। इस बात पर राजी किया है कि हम ममलिकत में एक दूसरे के हकूक का ख्याल करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहे हैं। तो जब मेरे मुताल्लिक कोई तरमीम हो रही है और मुझे इल्म नहीं है, मुझसे ही छुपाया जा रहा है, ना मीडिया को इल्म तो था। फिर मैं बता शकों रहा हूं को ना कि शुबात आज भी तक होंगे और फिर हुकूमत वक्त को इस तरह से सुबकी का, शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा और सफाइयाँ भी उन्हें देनी पड़ेंगी। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से, और देखते ही हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, किस तरह से इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जाता है और फिर कानून का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो इस पे शकों को शुबात में कई गुना इजाफा हो चुका है। पीटीआई से अपना क्रेडिट गर्दान रही है और वो एक कामयाबी, इसको विक्ट्री क्लेम कर रही है। उनका कहना था कि तरमीम को पास कराना तो दूर की बात, इसे हम पेश भी नहीं करने देंगे। तो अब एक चैलेंज की सी सूरत हाल है और वो जो मौलाना को हल्का लिया जा रहा था, मौलाना ने बता दिया कि उनका तजुर्बा क्या है, उनका वेटेज क्या है, उनकी मुल्की सियासत में अहमियत क्या मायने रखती है। दीगर बहुत से इशूज़ हैं नाज़रीन, दिलचस्प चीज़ें भी हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आज़िम वेलकम बैक। और लाहौर के अंदर एक बार फिर से गैंग वॉर तूल पकड़ रहा है और वो 90s का दौर याद आने लगा है, जब जानी दुश्मनियाँ चल रही थीं, एक ग्रुप दूसरे पे हमला करता था और फिर उसके जवाब में वापस हमला होता था और एक गैर यकीनी की खौफ की सी फिज़ा कायम हो चुकी थी। एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वही माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। तीफी भट्ट, आपके इल्म में है कि इसके बहनोई जावेद भट्ट को कुछ रोज़ पहले कत्ल किया गया और उसके इल्ज़ाम में गिरफ्तार जो शूटर्स हैं, उसने कहा जा रहा है कि जी मुंह खोल दिया है। वैसे तो ये शूटर्स पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की हिरासत में, और उन्होंने इंकिशाफ किया है कि गिरफ्तार शूटर्स ने दौरान तफ्तीश जो जिम्मेदार है उसे करार दिया है कि वो अमीर मसहब हैं, जो कि बालाज के छोटे भाई भी हैं। और बताया गया है ये कत्ल की सुपारी 5 लाख रुपए और 2 कीमती घरों के एवज दी गई। और दोनों शूटर्स, जिसके नाम हैं अजहर और इलियास, ये अमीर मसहब से राब्ते में थे और शूटर इलियास और अजहर की अमीर मसहब से मुलाकात आरिफ ने करवाई थी, जो पतोकी का रिहायशी है और अमीर मसहब का साबिका मुलाजिम भी है। असल हकायक क्या है? क्या ये सिर्फ पुलिस के दबाव के तहत बयान दिलवाया जा रहा है या इसमें कोई हकीकत है? इस पर तफसील से बात करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर से एक न्यूज़ के, और एहसन ज़िया साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इस मामले पे गैंग वॉर के हवाले से गिरफ्त रखते हैं। इनकी मजबूत गिरफ्त है इन तमाम मामलात पर। तो पहले डोगर साहब, ये जो स्टोरी एक डेवलप हुई है दौरान तफ्तीश, शूटर्स का ये क्लेम है, उनका ये दावा है कि हमें अमीर मसहब ने सुपारी दी थी, पैसे दिए थे कि आपने तीफी भट्ट के बहनोई को मारना है। ये आपके अंदर के ज़राए क्या कह रहे हैं, ये बाकी सच है या फिर दबाव के तहत बयान सामने आया? देखिए, जब जावेद भट्ट का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, तो उसके बाद जो बच्चू है, जो इसका दादा है अमीर मसहब का, और उसके साथ साथ अमीर मसहब का अपना भी एक स्टेटमेंट आया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, वीडियो एक बयान सामने आया था सोशल मीडिया पे, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मर्डर है ये तीफी भट्ट ने खुद करवाया ताकि वो हमारे ऊपर डाल सके। ये उस वक्त स्टेटमेंट्स आई थी। बल जब मर्डर हुआ उसके बाद CCTV कैमरास के ज़रिए से वहाँ पे एक मोटरसाइकिल और एक रिक्शे का इस्तेमाल हुआ, उनको ट्रेस किया गया। उसके बाद इसको दोनों मुल्ज़मान जो थे अजहर और इलियास, दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद इमरान किश्वर जो है, जो DIG CIA हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, कि इन्होंने मीर मसहब जो है, जो कि टीपू उसका भाई है, मीर बलाज का छोटा भाई है, उसने मर्डर किया और वो 27 अगस्त को बाहर चला गया। 3 सितंबर को ये मर्डर हुआ और ये एक प्लानिंग के तहत हुआ। और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पकड़े गए हैं दोनों शूटर्स, इनके बाकायदा तौर पे कॉन्टैक्ट थे, राब्ते थे जो इस्टेब्लिश हुए हैं मीर मसहब के साथ।
और इसके साथ साथ जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई, CCTV कैमराज में वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अभी तक पुलिस का ये क्लेम है कि उनके पास जो भी एविडेंस है उसको उन्होंने कोलैबोरेट किया है और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो शूटर थे ये अमीर मौसम के साथ कांटेक्ट में थे और 5 लाख। अच्छा, ये साबित हो गया। अच्छा एहसन भाई, आपके ख्याल में अब एक बयान आता है क्लैरिफिकेशन के लिए अमीर मसहब का, वो मीडिया के सामने आके कहता है कि जी ये हमें दोबारा से घसीटना चाह रहे हैं। मेरा भी वही मौक़िफ़ है जो मेरे भाई का था, यानी कि अमीर बलाज का जो मौक़िफ़ था वो सबके सामने था कि मैं दुश्मनी नहीं चाहता, जो हमारे बड़ों ने किया है हमें अब इन दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार फिर से जो शूटर्स का बयान है उससे लगता है कि ये दुश्मनी तूल पकड़ने जा रही है। असल हक़ायक़ क्या है, क्या होने जा रहा है, इसको देख के लगता है? देखें, इसके अंदर मैं जो आज तक हमने पिछली 2 दहाइयों से इसको कवर किया, मैंने उस वक्त बहुत एक्टिव क्राइम रिपोर्टिंग भी की जब इनके जो दादा साहब जो थे वो उनका कत्ल हुआ और आगे सब सिलसिला चला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये आपके पूरे निज़ाम इंसाफ, पुलिस और अदलिया के किरदार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स हैं। इसमें तीसरा ग्रुप लाहौर पुलिस है। और इनके दादा के कत्ल से लेकर आज तक के कत्ल के अंदर पुलिस का एक बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल किरदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये पुलिस जो है अलग से एक पार्टी है या किसी एक की तरफदारी कर रही है? ये दोनों की तरफदारी भी करते हैं, दोनों तरफ लोगों को मारते भी हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनकी मुबैना तौर पर। जो आपके जो पुलिस इनकाउंटर्स इसमें आपने देखे, इसके अंदर हनीफ बाबा से लेके शफीक बाबा जिन्होंने बलाज टीपू के दादा को कत्ल किया, जो मेन पार्टी थी, उनके कत्ल से लेकर, यानी वो भी जाली इनकाउंटर्स में मारे गए थे। पुलिस आप उसे मुबैना कह सकते हैं, टू बी ऑन सेफ साइड। लेकिन ये जो सिलसिला जब से चला हुआ है तो पुलिस जो है, इसमें पुलिस के अंदर भी 2 ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स बन चुके हुए हैं। माजी के अंदर नवीद सईद एक इंस्पेक्टर थे जिन्हें आप कहते थे कि जी ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये जो थे उस वक्त टीपू की पुष्टपनाही किया करते थे, टीपू वाली साइड के खिलाफ थे, सॉरी। और ये हनीफ बाबा और शफीक बाबा की पुष्टपनाही किया करते थे, उन्हें अपने डेरों पे भी रखते थे और उनको उन्होंने फिर बुला के मरवाया भी थी। इसकी भी एक डिटेल स्टोरी है। लेकिन अभी मैं चाह रहा थोड़ा सा लेटेस्ट आपको बता दूं, फिर मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ आपकी तरफ जाऊं। इसमें ये जो मसहब वाला केस है, इसके अंदर जो एक तो जवेद साहब हैं, उनके बहनोई जिनका गोगी भट्ट के, और एक बलाज टीपू कत्ल केस है। इस वक्त जो सूरत हाल है गोगी भट्ट की और तीफी भट्ट साहब के बारे में लेटेस्ट इतलात हैं पुलिस ज़राए के मुताबिक, वो इस वक्त लंदन में रूपोश हो चुके हैं। तो उनको वापस लाने की कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं हुई? पुलिस इंटरपोल से रब्ता क्यों नहीं हुआ? अच्छा, उसमें के अंदर देखें, दोनों मसहब के बारे में यह है कि ये दुबई फरार हो चुके हैं और उनके बारे में यह है कि वो लंदन हैं। दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है। अमीर मसहब आप बता रहे हैं कि दुबई में, वो दुबई में है। अच्छा, और पुलिस का ये है कि जी हम उनको वापस लाएंगे। रेड वारंट इसके हवाले से पुलिस जारी करती है। दोनों के रेड वारंट, अकॉर्डिंग टू पुलिस, में बता रहा हूँ सीनियर ऑफिशियल, कि उनके रेड वारंट जारी हो चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इसमें जो आपके तीफी भट्ट हैं, गोगी भट्ट को इस कत्ल में FIR में होने के बावजूद पुलिस उनको बेगुनाह समझती है, इसलिए उनके पीछे शायद उतनी एक्टिविटी नहीं की जा रही गिरफ्तारी के लिए। लेकिन ये जो आपके तीफी भट्ट साहब हैं, इनके बारे में ये है कि जनाब ये इस वक्त ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जिसके तहत आप मुलजमान को, उनकी गवर्नमेंट जो है बाउंड होकर वो वापस आपको करे। इंटरनेशनल रूल तो यही है ना कि अगर कोई इश्तिहारी। ठीक है एहसन साहब, जी एहसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस हमेशा इन्वॉल्व रही है और पुलिस का किरदार जो बड़ा अहम रहा है, हर कत्ल के पीछे पुलिस जो है उसका हाथ भी रहा है, इस बार आप नहीं समझते कि जिस तरह से सारा का सारा अमीर मौसम पे डाला जा रहा है और फिर अचानक से जब पकड़े जाते हैं मुजरिम, तो उन्होंने इकरार भी कर लिया, उन्होंने तमाम तर शवाहिद भी जो अमीर मौसम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पुलिस का किरदार यहाँ पर भी बड़ा अहम है कि पुलिस जो है वो इस वक्त भी किसी को बचाने के लिए किसी की पुष्पनाही कर रही है और फंसाने के लिए अमीर मौसम को सामने हथियार बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इन 2 ग्रुपों के अंदर जो सूरत हाल है माजी के अंदर, ज़्यादातर तीफी और गोगी भट्ट, अगर इनके देखें ना हलाकतों की तादाद, तो इसमें जो टीपू ट्रकों वाला है या उनकी जो फैमिली है वो ज़्यादा नुकसान में रही है और गोगी भट्ट निस्बतन उनको कम नुकसान पहुंचा है। उसकी वजह यह है कि पुलिस के अंदर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की पेनिट्रेशन माजी से बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस पुष्पनाही की वजह से, और दूसरी उनकी जो इसमें कामयाबी रही कि वो बचे रहे, वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम करते थे, वो छुप के रहते थे और वहीं से वो ऑर्डर जारी करते थे। इस वक्त मैंने जो आपको नवीद सईद की बात बताई है जी, बलाज टीपू के जो दादा थे बिला ट्रका वाला, उनको कत्ल करने के अंदर जो नाम था वो था हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा। ये 2 लोग थे। तो एक दौर के अंदर गोगी भट्ट, और यही कहा जाता है तीफी भट्ट
के एक उस वक्त की जो एक बड़ी सियासी शख्सियत है, उसके कहने पर नवीद सईद इनको दुबई से लेकर आया एतमाद में कि जनाब आप इधर आ जाएं, और उन्हें अपने पास ही ठहराया। बाद में उनको लाहौर ला के उन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया। ये बड़ी हिस्ट्री है और अफसोसनाक है। डोगर साहब, ये जो शर्मनाक किरदार अब पुलिस का देख रहे हैं कि वो दोनों तरफ प्ले कर रही है, और हमें लग रहा है कि वो मखसूस किरदारों को, जिसमें ख़ास तौर पे तीफी बट एंड कंपनी है, उन्हें मफरूर कराने में भी इनका किरदार रहा है मुबैना तौर पे, जिस तरह से एहसन साहब भी बात कर रहे हैं। और अब एक बार फिर से जो तोपों का रुख है वो मसहब की तरफ करने की कोशिश की जा रही है। IG पंजाब क्या कर रहे हैं, आला हुकाम पुलिस के क्या कर रहे हैं इस मामले को सुलझाने के अंदर, उन्होंने किरदार अदा न किया, तो फिर हमें लग रहा है कि गैंगवार दोबारा से गर्म हो जाएगी लाहौर में। देखिए, इस सारी दुश्मनी में अगर सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी है तो वो लाहौर पुलिस है। दोनों पार्टियों से ये पैसे पकड़ते रहे हैं और बेतहाशा पैसे लिए इन्होंने, दोनों पार्टियों से बेतहाशा। ये उनकी मुखबियाँ भी करते रहे, ये उनको फैसिलिटेट भी करते रहे। अब मुझे एक बात बताएं, जिस तरह से अभी नवीद सईद का नाम लिया एहसन ज़िया साहब ने, चौधरी शफकात साहब जो हैं, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा हुआ है 1-2 मर्डर्स में। उन्होंने अपनी मर्जी की FIRs काटी हुई हैं। यानी कि मदई जो था, अगर आप बिल्ला ट्रका वाला का जो मर्डर हुआ था उसकी FIR जो थी चौधरी शफकात साहब ने अपनी मर्जी की काट दी थी। अभी आप देखें अभी आप मर्डर हुआ है, एहसन शाह का मर्डर है, उस पर भी अलग कंट्रोवर्सी। आप मुझे एक बात बताएं, एहसन शाह जब गिरफ्तार हुआ उसने बहुत सारे इंकशाफात किए, वो इस केस में अहम गवाह था, सबसे अहम गवाह था। पुलिस कस्टडी में वो जाता है और एक टिपिकल जो एक पुराना तरीकेकार है पुलिस साथियों की फायरिंग से मारा गया, जगह की आइडेंटिफिकेशन, अब तो एक सुन के वहां पर तीसरी पार्टी भाग भी गई और वो पुलिस जो है वो तो खत्म ही हो गया ना, उस केस का तो कुछ है ही नहीं है। हालांकि वो एक अहम चीज थी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए। अब वो पीछे वाला चीज जो है, वो जो अमीर बलहाज वाला, वो तो एक साइड पे रह गया। अब ये एक नई चीज़ चल पड़ी है। अब अमीर मौसम का नाम आ गया है, अब पुलिस ने उसको एक नया रुख दे दिया, नया एंगल दे दिया। ये तो एहसन साहब, आपको नहीं लगता कि नाकामी सिर्फ उस मुतल्लिका थाने की या इन्वेस्टिगेटर्स की नहीं है, ये तो हुकाम बाला की भी नाकामी है, जो कि उनकी नाक के नीचे इस केस को ना सिर्फ मैनिपुलेट किया जा रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसका रुख मोड़ा जा रहा है, बल्कि गैंग वॉर की दोबारा से फिजा बनाई जा रही है। जी बिल्कुल। आप इसके अंदर पुलिस के इस वक्त जो 2 किरदार हैं, पार्टियाँ बनी हुई हैं, एक है राशिद अमीन भट्ट की पार्टी है और एक आपने शकील भट्ट की पार्टी देखी। ये दोनों पुलिस अफसरान जो है ना, दोनों पार्टियों को इस वक्त पुष्पनाई कर रहे हैं। टीवी और गोगी भट्ट की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, बल्कि शायद कुछ और इदारों में भी इनकी इतनी पेनिट्रेशन है। और जैसे बाबर डोगर साहब ने बात की कि दोनों तरफ से इन्होंने खूब पैसा कमाया, और जाली इनकाउंटर्स की सूरत हाल देख लें कि एहसन का जो इनकाउंटर हुआ है, मतलब मुझे 20-30 साल की जो मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, मुझे कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं है, 1% भी नहीं कि ये एक जाली पुलिस मुकाबला। अच्छा, इसको पकड़ा जा सकता था बड़ी आसानी से। मैं आज आपको बताता हूँ कि सेफ सिटी के जो कैमरे हैं मौके पर अगर काम नहीं भी कर रहे, तो दाएं बाएं की सड़कों से जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ कैसे लोग आए हैं। अब इस केस के अंदर वो कहते हैं एहसन को छुड़ाने के लिए लोग आए, एहसन को वो उन्हीं की फायरिंग से, साथियों की फायरिंग से मारा गया, जो हम रिवायती। अच्छा, वो साथियों का पता नहीं चलता। आप सारे आप देखें वो सेफ सिटी के कैमरे क्या कर रहे हैं। जो आपका जवेद वाला जो केस है, इसके अंदर जो पकड़े गए हैं वो वहाँ से इस तरह पकड़े गए हैं कि हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन से वो जो कैमरे काम कर रहे थे, वहाँ से पता चला कि ये लोग उनकी रैकी कर रहे थे, पीछे आ रहे थे, और वहीं से आगे सिलसिला चला, और ये जो पकड़े गए जाके, जिनके बारे में इलियास और अजहर के बारे में कहा जा रहा है। एहसन ज़िया साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये इनकाउंटर जो एहसन शाह का था, वो भी इनकाउंटर जाली इनकाउंटर था, और पुलिस इससे पहले भी बहुत सारे गवाहों को, शवाहिद को मिटाने के लिए लोगों को इसी तरह से इनकाउंटर करती चली आ रही है। एहसन शाह के इनकाउंटर से फायदा किस जमात को सबसे ज्यादा पहुंचा, कौन फंस रहा था और किसको फायदा पहुंच रहा था, ये भी थोड़ा सा नाज़रीन को देखिए। 2 पार्टियां इसके अंदर, एक पुलिस को फायदा पहुंच रहा था और पुलिस उसमें इंस्ट्रूमेंटल हुई, और पुलिस ने ये इनकाउंटर किया। और इसको करने वाला कौन था? शकील भट्ट, जो मैंने कहा इंस्पेक्टर शकील भट्ट, जिसे अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया। और अब मैं आपको बिल्कुल इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि पुलिस के हाई अप्स को भी पता है कि इनके दरमियान में 2 पुलिस के ग्रुप्स बने हुए हैं और बाकायदा से एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। एहसन साहब, ये शकील भट्ट वही है जिसकी कॉल एहसन शाह की निकली थी, जिसमें वो तस्करा कर रहा था कि मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है मरवाने का, जी, या उसका सफाया करवाने का? ये वही आप इंस्पेक्टर की बात? बिल्कुल। मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको हनीफ बाबा वाला केस बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पुलिस किस तरह रोल प्ले करती है। नवीद सईद जो थे, हनीफ, ये उस वक्त के टॉप 10 क्रिमिनल्स कहलाते थे। एक लिस्ट निकली थी, उसमें टॉप 10 थे और इनकी पूरी दहशत पाकिस्तान के अंदर थी, हनीफ और शफीक बाबा की। तो हनीफ बाबा को जब कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद ये हुआ कि जो शफीक है उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा नवीद सईद से।
तो वो फिर उसको इस हद तक मैनेज किया गया कि उस वक्त के आईजी थे सिंध के राना मकबूल, उन्होंने फिर अपने दोस्तों की मदद से उसको भी दुबई से बुलवाया और दुबई से बुलवा के फिर उसको कराची के अंदर उसको इनकाउंटर उसका भी किया गया। और ये नवीद साहब जब एयरपोर्ट पे लाए लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, तो एक आप समझे जमे गफीर था पुलिस के लोगों का जो प्रोटोकॉल में इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, जिसमें नवीद सईद, करामत भट्टी जैसे इंस्पेक्टर थे, ऐसे लेकर आए जुलूस के अंदर कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एयरपोर्ट से मुस्तफ़ाबाद के अंदर इनका है एक डेरा बना हुआ है नवीद सईद का। तो नवीद सईद ने इसके अंदर उस वक्त की इतलात हैं कि मारने से पहले करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से साइन करवाए शफीक बाबा से, और ये बाद में मुबैना तौर पर तकसीम हुए नवीद सईद और राना मकबूल के दरमियान। तो ये जो पुलिस का जो किरदार है इस सारी दुश्मनी के अंदर बहुत एविडेंट, यानी आपको एविडेंट नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि सवालिया निशान इसलिए नज़र आता है कि इनकाउंटर्स जो है ये एक प्ली लेते हैं पुलिस के अफसरान, जब आप इनसे बात करते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जनाब अदालतों में जाके ये मुजरम छूट जाते हैं। तो ये हम जो इनकाउंटर करते हैं इसमें दो स्कूल। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है अब ये मामला सिर्फ इंस्पेक्टर्स तक ही है या ऊपर से इनको डायरेक्शंस मिल रही हैं कि आपने भी एक फरीक के तौर पे अपना किरदार अदा करना है, एंगलिंग करनी है इस वाक़े के अंदर, या बयान दिलवाने हैं किसी को प्रेशराइज करके, और ये अब इसका ड्रॉप सीन क्या होता देख रहे हैं? हमें तो लग रहा है कि एक बार फिर से खौफ की फिजा पैदा की जा रही है लाहौर में। देखिए लाहौर पुलिस जो है ना, ये जो गैंगवार या माफिया वार की जब हम बात करते हैं तो इससे इनको चिढ़ है। CCPO कई दफ़ा कह चुके कि लाहौर में कोई माफिया कोई गैंग एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। लेकिन आप देखेंगे उनकी नाक के नीचे इतने सारे मर्डर हो गए। अब बात हो रही है शकील भट्ट की, तो शकील भट्ट जब मीर बालाज का मर्डर हुआ, वो एक DSP की बेटी की शादी थी, तो वहाँ पर भी शकील भट्ट साहब मौजूद थे। उसके बाद शकील भट्ट साहब की मौजूदगी में एहसन शाह का भी मर्डर होता है और शकील भट्ट के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, अभी तक कुछ भी नहीं है, वो आज़ाद फिर रहा है, वो भी सर्विस में है। तो उसको एक इशू पे उनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि वो अपनी ड्यूटी एज इट इज़ वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ कागजों में सस्पेंड है। तो ऑफ कोर्स मेरा सवाल ये है पैटर्निंग है पुलिस को, ये पैसा ऊपर तक जाता है और हर एक वाला हो, टीपू ट्रका वाला हो, बालाज हो, या फिर ये अभी भी मसहब को भी उसी तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान देखा जाए तो ट्रका वाला फैमिली का हुआ है, और ये जो तीफी भट्ट एंड कंपनी है इनको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं करता। पुलिस भी हम देखते हैं कि इन्हीं को प्रोटेक्ट करती है, पाकिस्तान से निकलवाने में भी लगता है कि किसी ना किसी अहम शख्सियत का या पुलिस का कहीं ना कहीं किरदार रहा है मुबैना तौर पर। तो इसके पास कौन सी गिद्दर सिंह की है, इसको कोई हाथ क्यों नहीं लगाता? और अगर ये फरार हो भी गया है और मेन कल्परेट है तो इसको वापस लाने के लिए कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं हो रही? देखिए अगर आप देखें बिला ट्रका वाला, टीपू ट्रका वाला, मीर बालाज, ज़्यादातर ये जो लोग थे ये मैंने बच्चू का भी जनरेशन मार चुके हैं उसमें, वो ये कह रहे हैं कि हम कारोबारी लोग हैं, हम सुलह जो हैं, हम सुलह करना चाहते हैं, हम ये लड़ाई नहीं करना चाहते। लेकिन जो तीफी भट्ट है वो बड़ा अच्छा ऑपरेटर है, पुलिस के साथ मिलना, पुलिस को साथ मिलाना, लोगों को साथ मिलाना, तो जंगल का एक्सेस करना। डॉक्टर साहब जंगल का कानून हो गया इसके, इनको यानी कि कोई भी इनकी ना खिलाफ कार्रवाई कर सकता है ना गिरफ्तार कर सकता है, लग तो ये रहा। और अभी तो एहसन रियाज साहब ने कहा कि कुछ ऐसे गैर मरई हाथ हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ऊपर तक हैं। एहसन साहब आपकी क्या राय है कि ये इसी तरह से अनटचेबल रहेंगे या कुछ लगता है कि कानून हरकत में आएगा? जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं, मकसद ये है कि जो जिम्मेदार है, जो कातिल है, उसे निशान इबरत बनाया जाए, ना कि इसमें दो जो आप तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की तरफ से दो मुजरम है या मुलजिम है इस केस के अंदर, एक तीफी भट्ट है और एक गोगी भट्ट है। गोगी भट्ट को मैं बता रहा हूँ कि इस हद तक प्रोटेक्शन हो रही है और पुलिस इस वक्त लाहौर पुलिस पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रही है, गोगी भट्ट को गिरफ्तार नहीं कर रही और खुद कह रही है कि वो नहीं। आगे सिर्फ पुलिस का भी मामला नहीं लगता, पूरा सिस्टम लगता है उन्हें प्रोटेक्ट करना। मैं बताता हूँ, एक दौर के अंदर जब इनकाउंटर हुआ करता था तो उस वक्त के वो CM पंजाब इजाज़त दिया करते थे जाली पुलिस इनकाउंटर की, और उसके बाद ये सिलसिला फिर IG से होता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि नीचे से मसलन जो लाहौर पुलिस का हेड था वो भी इजाज़त दे दिया करता था। तो ये जो आपने बात पहले क्वेश्चन किया कि क्या इंस्पेक्टर, ये इंस्पेक्टर लेवल पर कभी भी नहीं रहा, ये टॉप से चीज़ें ताने बाने ऊपर से आ रहे हैं, ताने बाने ऊपर से आते हैं, पहले से डिसाइड होता है। लेकिन इस केस के अंदर मुझे बहुत वाज़िया नज़र आ रहा है कि इसके अंदर भी टिल जो है, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो गोगी और जो तीफी को मिलता है, बचाने की कोशिश कर रही है। तो चला गया, कह दिया ब्रिटेन जी हम उसको वहां से ला नहीं सकते कि हमारी कोई ट्रीटी उनके साथ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे हो सकता है कि मसहब को पकड़ लिया जाए, अगर वो दुबई से बाहर नहीं जाते फिर वो पकड़े जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर वो वाला टारगेट वाला सिलसिला यानी मजीद उनकी फैमिली को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊँ कि अगर इनकाउंटर जेन्युइन हुआ हो
तो देखिए कच्चे के इलाके में जानुन इनकाउंटर हुआ है, पुलिस वाले हलाक हुए, बाद में पुलिस वाले वहाँ जा भी नहीं रहे थे। अगर ये इतने काबिल लोग हैं तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि एक इंस्पेक्टर तालिबान के लिए या दहशत गर्दों के लिए काफ़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मोहसिन नकवी साहब के पास और CM पंजाब के पास कि ये जो इनकाउंटर लाहौर पुलिस के स्पेशलिस्ट हैं, जो एक भी दहशत गर्दों पर भारी है, इन्हें ज़रा कच्चे के इलाके में भेजें ना, ताकि वो कच्चे के डाकुओं का खात्मा करें यहाँ बैठकर। और सबसे मैं आपको बताऊँ, CIA पुलिस लाहौर के जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, मैं बिल्कुल श्योरिटी से कह रहा हूँ 99.9% जाली होते हैं। बाकी पुलिस के फिर भी इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं, ये बड़ी प्लानिंग के साथ कस्टडी में ला के मारते हैं। और एक ही स्टोरी होती है, साथी आए और छुड़ाने की कोशिश की और वो मुलजिमों की फायरिंग से मर गए। मैंने आज भी कहा इस इनकाउंटर की जो SN वाला इनकाउंटर है, आप सिर्फ सेफ सिटी के कैमरों को एक दफ़ा पूरी तरह उसे थ्रेश आउट कर लें, वहाँ से चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जहाँ ये इनकाउंटर हुआ है वहाँ कोई लोग नहीं आए थे और कोई लोग वहाँ से भाग के नहीं। एहसन शाह का जो मर्डर है, मैं एक चीज़ है कि इसका क्लियर कट फ़ायदा आतिफी भट्ट को हुआ है, क्योंकि वो उसमें अहम गवाह था। लग भी रहा है और फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बाबा डुगर साहब, एहसन जिया साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है कि अगर कोई पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़े हैं जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाहौर का अमन तबाह करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से गैंग वॉर को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो अभी इन काली भेड़ों का न सिर्फ खात्मा करना होगा बल्कि इनको कुचलना होगा ताकि वो 90 की दहाई में एक बार फिर से लाहौर को ना ले जाया जाए और खौफ की फ़ज़ा दोबारा से कायम ना की जाए। आते हैं दीगर इशूज़ की तरफ नाज़रीन, और जिसमें बहुत से अहम इश्यूज़ होंगे। और आज बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक और मुबैना कातिलाना हमला हुआ है जिसका इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जो बाइडन के ऊपर और कामिला हैरिस के ऊपर। और भी बहुत सी अहम दिलचस्प खबरें होंगी जो आपके साथ शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब आते हैं नाज़रीन उस अहम मामले की तरफ जिस पर बात हो रही है, जिस पे सरजनिश भी की गई है। अफ़गान नाज़िमुल उमूर को भी तलब किया गया है पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज के लिए, क्योंकि जब बात आती है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, इज़्ज़त व एहतराम की, सिफारती आदाब की, तो वहाँ पर हमें लगता है कि हमने उन अफ़गानियों को जिनको 4 दहाइयों से ज़ायद हम अपने मुल्क में रख रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं, अपनी शनाख्त दे रहे हैं, छत फराहम की जा रही है, उनकी तरफ से उन एहसानात को तस्लीम करना, उसका एहसान मंद होना तो दूर की बात, सिफारती आदाब को भी मलूज़े खातिर नहीं लाया जाता। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में नाज़रीन जिस आप तकरीब के मनाज़िर देख रहे हैं, ये मुनक्किद हुई थी जिसमें जब पाकिस्तान का कौमी तराना चलाया गया है तो तमाम शुरका KPK के वज़ीर आला समेत अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे, लेकिन 2 ऐसी शख्सियात थी जो कि ना सिर्फ एहसान फरामोश हैं बल्कि उन्होंने सिफारती आदाब का भी ख्याल नहीं रखा। ये मौसूफ़ है अफ़गान काउंसलेट के नुमाइंदे और उनके साथ उनके साथी जो कि मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और रऊनत के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में बैठे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौमी तराने पे खड़ा होना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा है, जो कि सिफारती आदाब की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक कार्रवाई की जो कि लुबनान में हुई है। पेजर डिवाइसेस धमाके से उड़ाई गई हैं जिसमें 9 अफराद जाँ बहक और ईरानी सफ़ीर समेत 2700 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह को टारगेट किया गया है इसराइल की तरफ से। और तीसरा मामला होगा डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से। वो फ्लोरिडा की रियासत में गोल्फ खेल रहे थे, इस दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया है। 50 साल की उम्र का एक शख्स था जिसने फायरिंग की, एक मुसल्लह शख्स जिसे गिरफ्तार तो कर लिया गया FBI की तरफ से, और ये इल्ज़ाम लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उन पर यह फायरिंग कामिला हैरिस और जो बाइडन की तरफ से कराई गई है। और ये पहला हमला नहीं है, एक और हमला है और इंतखाबी कैंपेन के अंदर इसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। इस तमाम अहम मामलात हैं। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हमारे साथ हमारी को होस्ट इशाल भी होंगी। सवाल पहला यही है कि पाकिस्तान के सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी हुई है और एक मगरूराना अंदाज़ अपनाया गया है हमारे पड़ोसी मुल्क के काउंसलेट के नुमाइंदों की तरफ से। क्या सरजनिश करना काफ़ी होगा या इससे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए? क्रिया देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की हरकत होना एक सफारती अमले की जानिब से इनसे इंतहाई गैर मुनासिब और इंतहाई मैं समझता हूँ कि काबिल एतराज़ है। और पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से नाज़िमुल उमूर को तलब करना और उस पर बाकायदा एहतजाज करना हमारा मुकम्मल हक़ है और बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। असल में ना बदकिस्मती ये है कि अफगानिस्तान के मामले में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं
और आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अफगान महाजरीन 40 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन को होस्ट किया, उनकी मेजबानी की, और मतलब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आज मौजूदा इकोनॉमिकल बदतरीन सूरत हाल है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, मईशत के ऊपर जो तो पिछली डॉक्टर 4 साहब, दहाइयों ये से हमारे बिल्कुल अफगान ऐसा ही दोस्तों को आदाब का पता ही नहीं है या इसे तकब्बुर माना जाए? एक नहीं नहीं, या मैं ये समझता हूँ apologies कि भी है। बिल्कुल उनको आदाब का पता है, और ये सोची समझी अंदाज में उन्होंने जान के ये मैं समझता हूँ कि ये एक जेस्चर दिया है। एक हरकत एक की है। चीज ये और भी थी जो एक लेम एक्सक्यूज दिया गया है उनकी जानिब से कि कौमी तराने के अंदर म्यूजिक चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो म्यूजिक को पसंद नहीं करते, तो म्यूजिक की वजह से तराने के अदब में खड़े नहीं हुए। तो ये क्या मुतासिबाना अंदाज नहीं है, रवैया नहीं है कि आप इंतहाई म्यूजिक जो पीछे एक ट्यून बज रही है? बिल नहीं इशाल, दुनिया के बहुत सारे तराने हैं जो ट्यून के साथ बजते हैं। और क्या ये उनका क्या ये उनका कोई सफारती पॉलिसी, कोई सरकारी सतह के ऊपर कोई इस तरह का ऐलान है? ये ऐसी बात है? ऐसी बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसी या तो हो कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने किया हो, ये जान के किया गया अमल है, और इस अमल के नतीजे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के कौमी तराने की तौहीन की गई है, और इसके ऊपर पाकिस्तान का एहतजाज करना भी बनता है। और आइंदा के लिए पाकिस्तान को सोच समझ कर इनको इस तरह की दावतों में मदऊ करना होगा, ताकि ये कि इस तरह की जो है वो हरकत ना की जाए। और पाकिस्तान की जानिब से मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर जो मौजूदा काबुल में हुकूमत है, उसको एक पैगाम जाना चाहिए ठीक। कि पाकिस्तान अपनी सालबियत और अपना कौमी तराना या वकार के ऊपर किसी सूरत उसमें भी कोई compromise कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बिल्कुल अहम ठीक है। मामला जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहेंगे और आपके रिमार्क्स भी चाहेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है, दूसरा कातिलाना हमला इसे कहा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सदारती इंतखाबात में ये शिद्दत की लहर की वजह क्या है? और जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हम इसमें इजाफा देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये अमेरिका जैसे मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल है। वहाँ के इदारों की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठता है कि कैसे एक गन बरदार या बंदूक बरदार शख्स दंदनाता फिर रहा है उस इलाके में, जहाँ इंतहाई वीआईपी मूवमेंट बहैसियत साबिक अमेरिकी सदर एक इंतहाई वीआईपी सिक्योरिटी का एरिया होता है। मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को सियासी तौर पर तो इसका फायदा होगा। उसकी वजह ये है कि बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की बात जानते हैं कि उनकी उनकी जहां पर सियासी साख जो है वो बहुत मजबूत हो रही है, वहीं पर जो आम अमरीकी है वो ये समझता है कि अगर किसी को भी हटाने की कोशिश की जा रही है तो सियासी तौर पर उसको बहुत लेकिन फायदा होता है, और खुसूसन जो स्विंग स्टेट्स हैं इसमें तो वहां पर दिखता उनको ये बहुत भी फायदा है, है। हामिद साहब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इससे फायदा भी हासिल हो रहा है, उनकी मकबूलियत, सिंपैथीज हासिल करने के लिए भी ये हो सकता है, क्योंकि इस बार उन्हें भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, यही जो मैंने बात कही कि सबसे बड़ा सवाल तो सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी के ऊपर आता है, एफबीआई और सीआईए के ऊपर आता है कि क्या मतलब इस तरह का वाकयात होना इंतहाई बड़ी कमजोरी है उनकी जो है वो सिक्योरिटी इदारों की। और मैं नहीं समझता, अब देखता होगा कि सिक्योरिटी इदारे कितनी जल्दी अपनी कोई रिपोर्ट मुरतब करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब साबिक अमेरिकी सदर के करीब इस तरह के हमले होना जो है वो इंतहाई खतरनाक है। और आपको लगता है कि कहीं बहुत सारे अमेरिकी ममालिक इस पर इस्टेब्लिशमेंट भी सवाल उठते हैं। दबाव डालने की कोशिश कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस बार वो अमेरिका के सदर बने? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के ऊपर माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा से पब्लिक पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, जिसके नतीजे में हमने देखा कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ रही है। लेकिन जिस अंदाज में इलेक्शन कैंपेन चल रही है कैमला हारिस की और साबिक सदर ट्रंप की, मुकाबला तो बहुत कांटेदार है। हम ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जीत जाएंगे या कैमला हारिस हार जाएंगी। सबसे अहम बात ये है कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि बगैर किसी कंट्रोवर्सी के इलेक्शन करवाना जो है वो अमेरिका में भी अब सवाल बन बड़ा जाता चैलेंज है। बन चुका है। ये लास्टली मैं आपका कमेंट चाहूंगा डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, ये जो पेजर्स को धमाकों से उड़ाया गया है इजराइल की तरफ से, आपको लगता है कि मजीद शिद्दत आने जा रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों में, और इसका रद्देमल क्या हो सकता है?
देखिए, सहूनी बदतरीन जो दहशतगर्दी है वो जारी है और उसका नतीजा यही है कि खित्ता जो है वो मजीद आग की लपेट में आएगा। एक तरफ से यमन के हूथियों ने मिसाइल का हमला किया, हिजबुल्लाह की जानिब से मजीद मज़ाहमत हो रही है, वहीं पर गजा में जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसके बावजूद हमास की मज़ाहमत जारी है। मैं समझता हूँ कि जब तक अमन मुज़ाकरात या सीज़ फायर नहीं मुज़ाकरात ही इस इलाके में मसले का हल मुमकिन है। डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस का वक्त हो जाता है। मजीद अहम इशूज़ पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। और कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की। जिस तरह से आप जानते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जारी थी, जिसमें 14 सितंबर को तो मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और भारत का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी एक के मुकाबले में 2 गोल से। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए अगले मैच की, तो सनसनीखेज मैच हुआ था चाइना और भारत के दरमियान, जिसमें बिलाखिर भारत ने कामयाबी हासिल की है और फाइनल मैच में 1-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का टूर्नामेंट में तीसरी पोजीशन पर इक्तफा। और अगर पिछले साल से मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान ने 5 दर्जे हासिल किए थे। पिछली बार 5वीं पोजीशन थी और इस बार वो आ चुके हैं तीसरी पोजीशन पे। लेकिन हमारा मुकाबला अगर किया जाए चाइना के साथ, तो पिछले साल चाइना 6ठी पोजीशन पे था और इस बार वो दूसरी पोजीशन पर आ चुके हैं और फाइनल भी खेला है उन्होंने। तो अगर बेहतरी की बात की जाए तो चाइना ने पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतरी हासिल की है। गो के हमारा ये कौमी खेल है, तो हम कहाँ पर खड़े हैं? हमें इस तीसरी पोजीशन पर खुश होना चाहिए या फिर लम्हा फ़िक्रिया है? इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चौधरी साहब, आपको वेलकम करेंगे एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या इसको सेलिब्रेट किया जाए या अफसोस किया जाए? कुछ बेहतरी तो आई है पिछले साल के मुकाबले में। देखिए, ओवरऑल तो अगर आप बात करें तो तीसरी पोजीशन विक्ट्री स्टैंड पर आना भी एक ब्रॉन्ज मेडल तो तसल्ली बख्श है, लेकिन मैं इसको तसल्ली बख्श नहीं मांगता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी टीम के खिलाफ खेले जिसको आपने लीग मैच में 5-1 से शिकस्त दी, 4 गोल के मार्जिन से, और उससे आप सेमीफाइनल का मैच हार जाते हैं और आपकी टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं होती। और फिर ऊपर ये सिर्फ पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं हुआ, टाइटल की दौड़ से बाहर हुआ। और बड़ी तोको थी जिस तरह के ये जो हमारे टीम के खिलाड़ी हैं, ये ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं, बेशक इनके पास जॉब्स नहीं है, लेकिन बड़े सीनियर मंजे हुए खिलाड़ी थे। ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ये भी नहीं है कि इनको प्रैक्टिस नहीं मिली। ये तमाम खिलाड़ी ओवरसीज लीग्स में खेलते हैं, बरोने मुल्क लीग्स खेलते हैं और फिर वहाँ से आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। फिर हमें किसे जिम्मेदार ठहराएं, हॉकी फेडरेशन को या फिर हमारे खिलाड़ी भी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे या उन्होंने फोकस नहीं किया खेल पे? देखिए जुनैद, मैं हमेशा सच की बात करता हूँ, बेशक किसी को बुरी लगे। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान जो भी आया उसने अपनी जेबें भरी हैं और अपने डेली अलाउंस लिए हैं। देखिए, हॉकी के प्लेयर्स को क्या मिलता है? जिस प्लेयर्स के पास अपनी जॉब ना हो, मुस्तकिल रोज़गार ना हो, और उसका जो डेली अलाउंस है वो $150 से कम करके सिर्फ 20,000 कर दिया जाए, जबकि फेडरेशन के ओहदेदारान बाहर जाते हैं, सैर सपाटे भी करते हैं, और हर इंटरनेशनल टूर पे इनका जाना इतना ज़रूरी है कि $450 ये डेली पर डे लेते हैं। जब अभी बेहतरी कैसे मुमकिन है? हम इसी तसलसल के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन रहेंगे या फिर एक साल बेहतरी, अगले साल फिर उससे ख़राब सूरत हाल, यही खेल चलता रहेगा? जुनैद, अभी तक तो आपके पास ये प्लेयर जो है पिछले पूल के चले आ रहे हैं जी। जब ये निकल जाएंगे तो आपके पास बैकअप में, जिस तरह मोहसिन नकवी कहते हैं ना कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं सर्जरी क्या करूँ, मेरे पास प्लेयर्स का बैकअप नहीं है। तो ये तो वो प्लेयर हैं जो अभी लीग में खेल रहे हैं और आपके जानिब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आ जाते हैं। जब ये प्लेयर्स, क्योंकि ये अब सीनियर्स की उस कैटेगरी में, जब ये खेल से किनारा कश हो जाएंगे, इसके बाद फिर आपके पास बैक में क्या है? ना आपने कभी जूनियर लीग करवाई, ना आपने चैंपियनशिप कराई, तो ऐसी सूरत में आपके पास प्लेयर नहीं होंगे। जी, अगर हम ओवरऑल गेम की बात कर लें, तमाम स्पोर्ट्स की बात कर लें, क्रिकेट तो हमारी पहली तार है, उसकी वो तो जबूहाली का शिकार है। वुमेन क्रिकेट टीम भी शिकस्त से 2-4 हुई है। हम हॉकी टीम में देखें, उसमें भी हमारी कारकर्दगी सिफर है। हम कब ये समझेंगे कि हमें खेलों के ऊपर ध्यान देना है? हमें बहुत सारी बुराइयों से हम अपने बच्चों को इसी तरह से बचा सकते हैं। हमारी ओवरऑल गेम जो है वही सिफर हो चुकी है। इशाल, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, जब तक इस गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान की हुकूमत खेलों की सरपरस्ती नहीं करेगी, इनको अपने नहीं लेगी, अपने अंडर, अपने ज़ेरे साया नहीं लेगी, उस वक्त तक हमारी खेलों का यही हाल रहेगा। देखिए, नेशनल गेम है पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी, और उसका हाल क्या है कि फेडरेशन के ओहदेदारान अपनी जेबें भरते हैं, लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों को पिछले 7 साल से डेली अलाउंस उनकी मद में हर खिलाड़ी
मकरूज़ है हॉकी फेडरेशन, हर खिलाड़ी के मकरूज़ है 7 से 10 लाख की। इसके साथ साथ सिर्फ हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों को मकरूज़ नहीं है, इसके साथ साथ जो हॉकी फेडरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो भी, उनके भी कई कई साल की तनख्वाहें रहती हैं। अगर ऐसे में जब फेडरेशन के खिलाड़ी और मुलाजमीन होंगे और फेडरेशन का जो सदर सेक्रेटरी होगा उसकी तो जेब में सब कुछ जा रहा है, बाकी नहीं जा रहा, तो प्लेयर्स को कुछ नहीं मिल रहा, तो हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए वजीर आजम शहबाज शरीफ जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने बहुत बड़ा बुलंदो बांग दावे किए थे, उन्होंने लेटर्स भी लिखे डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट्स में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहाल किए जाएं। किसी डिपार्टमेंट ने वजीर आजम के उस लेटर को संजीदा नहीं लिया। ये तो हाल है कि एक वजीर आजम, एक मुल्क का वजीर आजम जब कोई अहकामात जारी करता है तो फेडरेशन के अहदे जो इदारे हैं, हमारे वापडा ले लें, नेशनल बैंक ले लें, कोई भी अपनी टीम बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम टीमें ख़त्म कर दी हैं। इसी वजह से तो खिलाड़ी बेरोजगार खिलाड़ी कब तक खवातीन के मैचेस भी चल रहे हैं, जिस तरह इशाल ने भी कहा कि पहला मैच तो हम जनूबी अफ्रीका से हार चुके हैं, अब अगले मैच में क्या तवक्को की जा रही है? आज दूसरा मैच खेला जाएगा और T20 ट्रॉफी भी पाकिस्तान आ रही है खवातीन की। जी बिल्कुल जुनैद, आपको मैं बात बताऊं कि ये बड़ी खुशाइद बात है कि जब भी कोई दुनिया का मेगा इवेंट होता है तो उसकी ट्रॉफी जब दुनिया का टूर करती है तो पाकिस्तान में भी आती है। गो कि अभी तक हम वीमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान जीत तो नहीं सका, लेकिन पाकिस्तान में उसकी ट्रॉफी की आमद जो है ना, यही हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि वीमेन क्रिकेट में भी हमारे पास यही है कि हमारे पास बैकअप में खिलाड़ी नहीं है। यानी कि हम लड़कियों से भी कोई तवक्को न रखें। देखिए साउथ अफ्रीका की बात तो है कि ट्रॉफी पाकिस्तान आ रही है, ये एजाज की बात जरूर है, लेकिन अपने होम ग्राउंड पे अगर हमारी तैयारी नहीं होगी ट्रॉफी के लिए और हम हार जाएंगे तो ये ज्यादा सुबकी की बात होगी। हम अपने प्लेयर्स को खेल की तरफ लाने के लिए हमें कितनी एफर्ट्स की जरूरत है और कौन कौन अपना किरदार अदा करे ताकि हम ट्रॉफी जीत भी सके ना, सिर्फ ये एजाज हासिल ना करें कि ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली गई। इशान, एक बहुत लंबा अरसा हो गया कि पाकिस्तान वीमेन टीम की आप खिलाड़ियों की बात करें तो वही प्लेयर्स एक लंबे अरसे से खेलती आ रही हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना मेंस टीम में एक ग्रुप बंदी बनी हुई है कि वो एक दूसरे को बाहर नहीं निकालती, इसी तरह वीमेंस क्रिकेट में भी हमारे पास बैकअप में पूल नहीं है, वही खिलाड़ी खेलती आ रही हैं, लेकिन हमारी खेल का मेयार दुनिया की खेल टॉप टीमों उनसे बहुत अभी नीचे है। अभी हमने बहुत इस पर मेहनत करनी है। वीमेन क्रिकेट को की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे इक़दाम करना चाहिए, लोकल लेवल पर ऐसे टूर्नामेंट्स का इजाफा करना पड़ेगा जहां पर वीमेन खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा खेले और नया टैलेंट अच्छा, मिल सके। एक टूर्नामेंट फैसलाबाद में भी हो रहा है, वहां पे क्यों नहीं चल पा रहे हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक? और आगे तो वैसे भी 4 दिन का खेल होना है, टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड आ रहा है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं वनडे की, उसके अंदर भी कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही टीम्स। और जुनैद, चैंपियंस वनडे कप रखा गया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब भी कोई नया सरबरा आता है वो कोशिश करता है अपने तजर्बात करने की। अभी जो मोहसिन नकवी इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन बने तो उन्होंने चैंपियंस कप के नाम से 3 इवेंट्स ने शामिल कर दिए हैं क्रिकेट में के सीज़न में। आपका पहला क्रिकेट का सीज़न तो पूरा नहीं होता जिसमें आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, जिसमें आपका पेट्रल्स कप है, जिसमें आपने वनडे टूर्नामेंट, T20 नेशनल टूर्नामेंट खेलना होता है। जब तक वो आप टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं कर पाते, आपने 3 टूर्नामेंट मजीद कर दिए और ऊपर सबसे बड़ी ये बात है कि आपने अभी मेज़बानी करनी है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस की, और टेस्ट मैचेस की तैयारी के लिए आपने रख दिया वाइट बॉल का वनडे टूर्नामेंट। ये फैसले चौधरी साहब कौन कर रहा है? मतलब ये तो एक बच्चे को भी पता होगा कि अगर अगला मैच टेस्ट का है तो उसके लिए टेस्ट मैचेस में से प्लेयर निकालने चाहिए, तो वनडे में से हम प्लेयर्स निकाल के अगर कोई निकल भी आया टैलेंट तो उसको हम किस तरह से आजमाएंगे टेस्ट मैच में? देखिए, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अंदर थिंक टैंक बैठा हुआ है वो क्या फैसले करता है, वो क्या चेयरमैन को मशवरे देता है। मैं वैसे तो मेरे जो ज़राए हैं जो 100% कन्फर्म भी हैं वो ये कहते हैं कि जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी वो अपने किसी डायरेक्टर के साथ मुलाकात नहीं करते। जब वो मुलाकात नहीं करते तो किस तरह वो नीचे से वो, यानी कि उनके जेहन में जो कुछ आता है उनके गिर्द 4-5 लोगों का वो एक टोला है, वो उनके गिर्द जमा है और वही जो उनको मशवरे दे रहा है वो क्रिकेट पे वही शुरू कर देते हैं। ना देखा आओ, देखा ना तो आओ। आपने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी, आपने कज़ाफी स्टेडियम गिरा दिया, आपने रावलपिंडी का स्टेडियम तोड़ दिया, आपने नेशनल स्टेडियम कराची तोड़ दिया। आपको ये टूर्नामेंट जो आपने टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है तो फिर किस तरह मुमकिन है कि आप ये स्टेडियम बर वक्त तैयार कर लेंगे?
अब चौधरी साहब, ये नए चमचमाते स्टेडियम बनाने से पिच की प्रैक्टिस नहीं करेगी हमारी टीम। मोहसिन नकवी साहब तजर्बात पे तजर्बात करते चले जा रहे हैं और तमाम स्टेडियम जो तोड़ के उन्होंने रखे हुए हैं। हमारे तो पहले ही जो खिलाड़ी हैं वो शिकायत करते हैं कि हमें पिच मुनासिब नहीं मिली है, पिच हमारी मर्जी की नहीं थी। अगर वो स्टेडियम में खेल नहीं पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे पहले से, तो क्या वो खेल पाएंगे? क्योंकि उनके तो पहले ही बहुत सारे इशूज हैं, एतराज़ात हैं। मोहसिन साहब को ये नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये जो तजर्बात मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किए जा रहे हैं, आपको मुस्तकबिल में कोई बड़ी कामयाबी मुझे दिखाई नहीं दे रही। आज मैं आपके प्रोग्राम में इसी बात को आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मज़ीद क्रिकेट में पाकिस्तान का ग्राफ नीचे गिरेगा और अब हम ICC रैंकिंग में भी बहुत नीचे चले जाएंगे। और जब कोई इवेंट होगा उसके बाद फिर हमें क्वालिफाइंग राउंड के जो दुनिया की छोटी टीमों के जो क्वालिफाइंग राउंड के खेल कर आती हैं, फिर हमें वो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर ही वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे इवेंट्स में जाना पड़ेगा। फिर चॉइस बेहतर नहीं है कि ये जिस तरह दीगर खेल हैं, जावलिन के अंदर अब स्कोप दिखाई दे रहा है, बॉक्सिंग के अंदर, MMA के अंदर और रेसलिंग के अंदर बच्चों को अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे कौमी खेल था या क्रिकेट था उसके तो बुरे हाल दिखाई दे रहे हैं। जी मैं अक्सर ये कहता हूँ प्रोग्रामों में कि जो टीम इवेंट्स हैं इसमें अब पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो इसके अंदर नीचे गिर चुकी है। इसमें इसकी बजाय अगर हम इनफरादी खेलों पर फोकस करें तो वहाँ पर हम ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मेडल जीत सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसमें रेसलिंग ले लें, अपना बैडमिंटन ले लें, आप इसी तरह स्क्वाश ले लें और टेनिस ले लें, तो ये वो खेल है जिसमें हम इनफरादी तौर पर जाकर परफॉर्म करें और हम दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। हॉकी का आपने कहा कि हॉकी जो है वो हमारी बहुत पीछे जा रही है और यकीनी तौर पर ये ब्राउन्स मेडल लेना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कौमी खेल होने के बावजूद हमने इसे बहुत नज़रअंदाज कर दिया। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में कोई होश के नाखून लेने वाला है? हॉकी फेडरेशन का कोई जो पुरसाने हाल नहीं है उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र होगा? उनकी तनख्वाहें एटलीस्ट दी जाएंगी, उन्हें नौकरियां दी जाएंगी कि वो मेहनत कर सकें? मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब फेडरेशन के सदर से बात करें तो वो कहते हैं अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आप हर काम अल्लाह पर डालेंगे तो आपने भी तो कुछ मेहनत करनी है, आपने भी इन प्लेयर्स का पूल बढ़ाना है, उसके लिए कुछ करना है। ना आप नेशनल चैम्पियनशिप करवा पाते हैं, ना आप वीमेंस का कोई टीम इवेंट करवाते हैं, ना आप जूनियर लेवल पर इवेंट करवाते हैं, तो किस तरह आप हॉकी का मुस्तकबिल रोशन देख सकते हैं? देखिए हमें वजारत सेहत कहाँ पर है, DG वजारत खेल पर है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा किरदार है। वजारत खेल का, DG स्पोर्ट्स का, मतलब इन लोगों को तो आगे किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। वजारत खेल की बात अगर करूं तो वो कहते हैं कि आईना दिखाया तो बुरा मान जाएंगे। देखें वो अरशद नदीम ने जब जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता तो एक पाकिस्तान के जो IPC के थे और यूथ की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वजारत में, तो उन्होंने कहा कि ये अरशद नदीम वो है जो वज़ीर आज़म का विजन लेकर आए थे और उसके मुताबिक उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, जबकि ऐसा नहीं है। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे और अपनी इस काविश के नतीजे में गोल्ड मेडल ना सिर्फ खुद जीता है बल्कि कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया है। उम्मीद करते हैं हमारे वजारत खेल और तमाम फेडरेशन होश के नाखून लेंगी और सही डायरेक्शन में अपना सफ़र शुरू किया जाए ताकि जो ख़राबी हो चुकी है उसको ठीक किया जा सके। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी कुछ सोशल वर्क की। तो शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जो काविशें की जा रही हैं वो नौजवान नस्ल जो कि नशे की लत में लग चुकी है और बहुत ज़्यादा नशे का शिकार हो चुकी है, ख़ासतौर पे हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तालीमी इदारे जहाँ पे ये बुराई, ये लानत फैलती जा रही है, इसका खात्मा किस तरह से मुमकिन है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आज हम ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात हो जाए तनख्वाह की। और बहुत से ऐसे मुलाजमत पेशा अफराद हैं जिनके लिए एक उम्मीद और खुशी के साथ साथ नौहा भी ये है कि मिलती तो 30 रोज़ के इंतज़ार के बाद है, मगर मिलने के बाद इतनी जल्दी चली जाती है कि एक मुअम्मा ही रहता है कि वो गई कहाँ पे। तो तनख्वाह मिलने का दिन तो हर माह आता है, मगर फिर भी ये दिन दीगर दिनों से ज़्यादा अहमियत रखता है और अलग महसूस होता है। इसकी खुशी ही कुछ अलग होती है। तनख्वाह किसी की कम तो किसी की ज़्यादा है। मुसावी तनख्वाह के लिए कवानीन हैं मगर इन पर अमल नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। इसी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम मुसावी तनख्वाह का आलमी दिन हर साल मनाया जाता है 18 सितम्बर को। और इस दिन को मनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि
मसावी कदर के लिए काम किया जाए। गैर मुसावी तनख्वाह के मामले पर आगाही पैदा करना और इस पर कार्रवाई करना मकसद है। तो ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा ने 2020 में पहली दफ़ा मनाया था, जिसमें मसावी तनख्वाह का आलमी दिन आहिस्ता आहिस्ता अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि ये सिनफी तनख्वाह के फ़र्क के मुस्तकिल और वसी मसले को भी उजागर करता है। तो आलमी सतह पर सिनफी तनख्वाह के फ़र्क का तखमीना तकरीबन 20% लगाया गया है। इसका ये मतलब है कि ख़ातीन मर्दों के बराबर काम करने के लिए कमाने वाले हर 100 के मुकाबले में 80 रुपये कमाती हैं, और माजूर ख़वातीन और बाज़ सनतों और पेशों में ख़वातीन के लिए ये फ़र्क और भी वसी है। तो सिनफी तनख्वाह में फ़र्क ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी, बहबूद और मौक़े के साथ साथ इनके ख़ानदानों और बरादरियों पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। तो जब आप उनसे काम बराबर कर लेते हैं तो उनका हक बनता है कि उनको तनख्वाह भी मसावी मिलनी चाहिए। इसी दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि इस अहमियत को उजागर किया जाए। अगले टॉपिक की तरफ डॉक्टर शाहिदा नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की, सोशल वर्कर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बहुत ही ऐसा काम कर रही हैं जो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। वैसे तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन आप ये जो फरीज़ा सर अंजाम दे रही हैं, बहुत से ऐसे ख़ानदानों की किफ़ालत की जा रही है आपकी तरफ से, जो बेवा ख़वातीन हैं, जिनका कोई वली वारिस नहीं है, जिनके शौहर हैं अपाहिज हो चुके हैं। ज़रा रोशनी डालिएगा कि इस सफ़र का आगाज़ कब से हुआ और कितने लोगों की, कितने ख़ानदानों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी आप लोग उठा चुके हैं अब तक? जी, बहुत शुक्रिया आपको, आपके बुलाने का। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ये हमारी, मैं तो इसको अब कहती हूँ कि एक तहरीक है। बिल्कुल। और जैसे आपने बात की कि रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ 3 फेज़ हैं जिन पे हमने काम करना है। रियासत है और इदारे हैं और समाज है। तो जो समाज वाला पहलू है वो हमने संभाला हुआ है। हर शख्स को अपने हिस्से का काम करना है, अपने अहद का काम करना है, तभी जाके भलाई होगी। और जो हालात हैं और जो मैं देखती हूँ उसमें इस काम की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे मैं कहती हूँ मैं बाय बर्थ ही सोशल वर्कर हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही एक शऊर के सीढ़ी पे कदम रखा तो मैं बहुत सेंसिटिव थी। तो मैंने देखा माशरे में भूखे लोगों को, परेशान हाल लोगों को। तो वही वाली बात है कि अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं और वही आपको अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन वही चीज़ आप अगर अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे तो आप सोसाइटी में डिलीवर कर सकेंगे। ज़राए आमदन क्या है, क्या गैर मुल्की NGOs आपको सपोर्ट करती हैं? किस तरह से आप लोग इन फलाई कामों में किरदार अदा करते हैं? जी, हम अभी बिल्कुल फॉरेन फंडिंग पे नहीं है। मुझे लगता है कि हम जो हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है, जिसको हम अपना मदर प्रोजेक्ट कहते हैं, वैसे तो हमारे 14 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है, फिर कभी मिले तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जो हमारा बुनियादी प्रोजेक्ट है वो कफ़ालत है। अच्छा। और कफ़ालत से हम उसको ले जाते हैं खुद कफ़ालत तक, क्योंकि हमने डिपेंडेंट सोसाइटी नहीं बनानी। जैसे मैंने आपको बताया मेरा PhD सोशल वर्क में, तो हम साइंटिफिक सोशल वर्क को बेस करते हैं कि यानी एक भिखारी कौम नहीं बनानी, मांगने वाली नहीं बनानी। अगर किसी को आप मदद दे रहे हैं या राशन दे रहे हैं तो वो आपसे कनेक्टेड हो जाए, तो कुछ ही अरसे में उसको अपने पैर पे खड़ा हो जाना है। तो तकरीबन 550 के करीब फैमिलीज हैं रिसेंट जिनको हम रेगुलर सपोर्ट कर रहे हैं। जो वन टाइम वाले हैं वो हज़ारों में हैं, और जो पहले हो चुके हैं, जो रिहैबिलिटेट हो चुके हैं, वो इसके अलावा हैं। जी, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम उनकी वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि आप वन टाइम भी सपोर्ट कर रही हैं और आप इस तरह से भी सपोर्ट कर रही हैं जिनको मंथली आप दे रही हैं। जी जी। हम लोग इनको, आपने कहा, अपाहज नहीं बनाना चाहते हैं। अपाहज बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक लत लग जाती है ना, आपको किसी से मदद की, एक हाथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको हर महीने दे रहे हैं और आप खा रहे हैं। नहीं, कुछ तो अफराद ऐसे होंगे ना, जैसे बहुत बुजुर्ग हैं हमारे ज़ेर कफ़ालत, ऐसे अफराद भी हैं जो 70-80 के हैं, माजूर हैं, वो तो ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उनको तो आपने ताहयात संभालना ही संभालना है। लेकिन कोई खातून, जैसे हमारे साथ ज़्यादा ख़वातीन हैं जो बेवा ख़वातीन हैं, या बच्चे हैं जिनका हम एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। कफ़ालत के हमारे 3 मूड्स हैं। हमारी एजुकेशनल सपोर्ट होती है, फिर इसी तरह से मेडिकली भी हम सपोर्ट करते हैं, वन टाइम भी और रेगुलर भी, और इसी तरह से एजुकेशन में भी। माशाल्लाह से हमारे जो 3 बच्चे हैं, अभी इस साल उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। नहीं समझ लेंगे, एक यतीम बच्चा जो खाने के लिए भी जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने उसको इस तरह से ग्रो किया कि आज वो गोल्ड मेडल लेके सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बन, यानी कि आप उनको तालीम भी देते हैं, तालीम भी देते, शेल्टर नहीं देते। जी जी जी। और इसी तरह से यानी शेल्टर हमारा अलग है, एक माँ घर के नाम से, शऊर माँ घर के नाम से हमने एक इदारा बनाया है, जिसमें बच्चियां भी हैं, यतीम बच्चियां हैं, या ऐसे माहौल से जो घर में महफूज नहीं है, या शेल्टरलेस ख़वातीन भी हैं, उसमें एज लिमिट नहीं है।
तो अगर कोई ऐसी खातून आपके सामने है या तो वो आप हमें ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। उनके लिए हमारा एक समझ लें कि इदारा है जो रब्ता करने का तरीकाकार क्या होगा, और जिस तरह से शाल ने पूछा कि किस तरह से आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग का तरीकाकार क्या है, कितने अरसे में आप उनको खुद कफील बना देते हैं? जी जी, रब्ता करने के लिए हमारे नंबर मौजूद हैं। शोर वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हमारे पेजेस हैं, तो अगर मैं चाहूँगी कि आप चला भी दें तो उसमें ये कि लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और तरीक़ेकार ये होता है कि जब हम किसी को कफ़ालत में लेते हैं तो वो हर केस का अलग मूड है, यानी अगर वो बीमार है तो उसका इलाज, अगर उसको कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वो कोऑर्डिनेट करके हम उसको हल करते हैं, फिर उसका इलाज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको काउंसलिंग और गाइडेंस देते हैं। मैं समझती हूँ ये बुनियादी एक प्रोजेक्ट है कि हम उनको ये अवेयर करते हैं कि आपने यानी जो साइंटिफिक सोशल वर्क की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें ये नहीं होता कि आप उनकी मदद कर रहे होते हैं, बल्कि आप उनको अपनी मदद करने के काबिल बना रहे होते हैं। एक बुनियादी नुक्ता है। और एक माँ घर का भी आपने तज़किरा किया था, उसका किरदार क्या है, उसमें कौन लोग रहते हैं, किन मदद की जाती है? जी अच्छा, माँ घर जो है हमारा एक इदारा है जो अभी हमने लाहौर में इनिशिएट किया है इसी रमज़ान में। उसमें यतीम बच्चियाँ हैं और शेल्टरलेस ख़वातीन हैं, ऐसी ख़वातीन जिनका कोई घर नहीं है। अच्छा। हम अक्सर रेस्क्यू भी करते हैं सड़कों से। हम ऐसे यानी मैंने बहुत कोशिश की कि हम उनको मुख्तलिफ इदारों में एडजस्ट करें, क्योंकि हमारा कफ़ालत का निज़ाम इतना। इन ख़वातीन को चुनने का तरीका क्या होता है, कौन इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है और किस तरह से आप उनको चुनते हैं कि जी इनको हमारी कफ़ालत की ज़रूरत है? हमारा एक बोर्ड है, यानी केस स्टडी होती है और यानी एक फ़र्द होता है जिसको हम लेते हैं, फिर उसका हम होम विज़िट करते हैं, पूरी असेसमेंट करते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे आता नहीं आता, फिर उसका टोटल फॉलोअप रहता है, जिसकी वजह से कोई फेक केस हमारे पास अगर आ जाए तो वो खुल जाएगा ना। उसका होम विजिट है, उसके काउंसलिंग सेशन है, उसको हम ऑफिस बुलाते हैं अगर वो लाहौर में है, फिर उसकी मदद करते हैं, फिर उसका हर महीने फॉलोअप होता है और उसको हम ग्रेजुअली अपग्रेड करते जाते हैं कि वो अपने पैर पे खड़ा हो। फिर एक छोटे से अमाउंट से 30-40 से उसको दुकान खुलवा दी, या उसको घर में कोई ऐसा छोटा काम शुरू करवा दिया, या उसको अगर यंग है और वो जा सकता है तो उसको हमारे अपने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको भेज दिया। तो वो फिर ऐसा ऐसा स्किल्ड करके उसको, क्योंकि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट तबका है ये अनस्किल्ड है। वो ख़वातीन जो मतलब ना वो मैनेजेरियल हैं कि वो बाहर जाके काम कर सकें। देखें जिसके पास हुनर है ना वो सोसाइटी में अपनी जगह बना लेता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हम यानी स्किल लेस वो हैं सारे के सारे लोग। मोटिवेट कैसे करते हैं सब, क्योंकि हमने उम्मीद तौर पे जो पाकिस्तान का कल्चर है, जिस तरह आप भी बता रही हैं, हमारी हुकूमतों ने भी ऐसे बहुत से शेल्टर होम्स बनाए, बहुत से ऐसे इदारे बनाए जिसके अंदर सिर्फ उनको मांगने का या फिर रहने की जगह तो दे दी जाती है, लेकिन उनको ये हुनर नहीं सिखाया जाता, उनको खुद कफील नहीं बनाया जाता। तो एक बार ये जो लत लग जाए मुफ्त में खाना मिलने की या मुफ्त की छत मिलने की, तो उनको फिर इस लत से किस तरह से छुटकारा दिलाते हैं, किस तरह मेंटली तौर पर उन्हें तैयार करते हैं कि आपने खुद की कफालत खुद करनी है, अपने खानदान की कफालत खुद से करनी है? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा स्लोगन ये कफालत से खुद कफालत तक ना, हमने उनको ग्रेजुअली उधर लेकर जाना है। डिपेंडेंट सोसाइटी नहीं बनानी, वरना हम किसी की कितनी मदद कर सकते हैं। जो महंगाई का रेशो है अब कितना ही नहीं, हमारे पास वो समझ लें 4,000 से 25,000 तक की कफालत लोगों की लगी हुई है, लेकिन वो किराया देगा, बिल देगा, अपनी बीमारी करेगा तो कहाँ पूरा करेगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम उनको अपने पैर पर खड़ा करें। तो यही वजह है कि हमने अगर स्किल नहीं किया ना तो हम इसको नहीं संभाल सकेंगे। जैसे मैंने आपका कहा, ना समाज, ना इदारे, ना रियासत, हमें स्किल करना अपने लोगों को, यानी तालीम भी देनी है बच्चों को। और यकीन करें कि मैं इतनी दुखी होती हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जो, जैसे पहले हम कहा करते थे 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अब मैं कहती हूँ ये तादाद डबल से भी ऊपर चली गई, तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन स्कूल जा रहे हैं आप डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ये काबिल तहसीन है, और हुकूमत को बल्कि ना सिर्फ आपकी सपोर्ट करनी चाहिए बल्कि सीखने की ज़रूरत है। ये काम बुनियादी तौर पर, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि रियासत के करने का है, हुकूमत के करने का, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। इस काम को इसी तरह से जारी रखिए और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ बात होगी ख्वाबों की और ख्वाबों की ताबीर की। ख्वाबों की कितनी अहमियत होती है और किस ख्वाब के अंदर अगर आप किसी जानवर को देख लेते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, इस सब पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब जो टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा क्योंकि बहुत सी अहम मालूमात आप तक पहुंचने वाली हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, उनकी ताबीर की। तो इंसान नाज़रीन कभी नींद की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें देख लेता है जो बेदारी और जागने की हालत में नहीं देख सकता।
उर्फ़ आम में इसको ख्वाब के लफ्ज़ से ताबीर किया जाता है और ख्वाब में ऐसे अहवाल व कैफियत मुशाहिदे में आती हैं जिनसे ख़ुद ख्वाब देखने वाले को भी बड़ी हैरत होती है और कभी मुसरत अंगेज़ होते हैं, खुशी के लम्हात होते हैं, कभी खौफनाक तस्वीरें जहन में आती हैं और बेदारी के साथ साथ ही तमाम कहानी एकदम से मिट भी जाती है और बाज़-औक़ात तो ख्वाब काफ़ी अरसे तक याद भी रहते हैं और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे ही आपकी आँख खुली बिल्कुल वो आपका जो ख्वाब है या जो आप देख रहे थे काफ़ी देर से वो बिल्कुल से वाइप आउट हो जाता है। तो इस दिलो दिमाग पर जो बातें छाई रहती हैं वही रात में ख्वाब में नज़र आती हैं, ये भी एक क़यास आराई है। तो दूसरी किस्म डरावना ख्वाब भी होता है जिसमें आप खौफज़दा हो जाते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं उठने की लेकिन उठ नहीं पा रहे होते। इसको अमूमी तौर पर शैतानी असरात के बायस कहा जाता है कि ऐसे ख्वाब आते हैं। शैतान जिस तरह आलम बेदारी में इंसान को गुमराह करने और परेशानी करने की कोशिश करता रहता है, तो इसी तरह कहा जाता है कि नींद के अंदर भी वो इंसान की जान नहीं छोड़ता और वो अपने शैतानी जो ख्वाब हैं उसके ज़रिए आप पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। तो ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बात करते हैं। दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद भाई, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में और आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे क्योंकि अभी आज तो हम बात कर रहे हैं ख्वाबों की, आगे बहुत से दिलचस्प चीज़ें हैं जिस पर हम आपकी रहनुमाई चाहेंगे, लेकिन आज बात हो जाए ख्वाबों की हकीकत और ताबीर जानने के लिए क्या करना चाहिए, किस ख्वाब की क्या ताबीर होती है, पहले तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इतना बड़ा सेट लगा के और बहुत बड़ा प्रोग्राम और बहुत बड़ा मौजू तरतीब दे के एक अवाम के लिए थैंक यू सो मच, हमारे लिए एजाज़ आप नजरिया बनाया। और बात ख्वाब की हो रही है तो कई लोग ख्वाबों पे यकीन नहीं रखते, मगर ख्वाब जिस तरह आपने बात की कि देखती आँखों बैठ के भी ख्वाब लोग देखते हैं और कई लोग सोते में ख्वाब देखते हैं और कोई लोग मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, कोई दौलतमंद होने का ख्वाब इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान का बनना, इसकी बदौलत आज हम बैठे हैं पाकिस्तान। और एक ख्वाब था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था, क्योंकि हमने जब इसको देखना है तो कुरान से इसके बिल्कुल तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब की बताया तो उन्होंने ताबीर की कि आप जो है बादशाह बनोगे। इसी तरह फिर जो है मिस्र के बादशाह ने जब ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और वो 7 पतली गायें को खा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसकी ताबीर के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। तो ख्वाबों को नबूवत का 46वां दर्जा दिया गया है, क्योंकि ख्वाब नबूवत ख़त्म हो चुकी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा आए तो सहाबा ने ख्वाब के बारे में पूछा तो उन्होंने इसको 46वां दर्जा दिया। अब यह है कि ख्वाब किस वक्त के जो है, हाँ मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर दूं कि कौन सा ख्वाब सच्चा होता है, कौन सा झूठा होता है, टाइमिंग की कितनी अहमियत है कि कितने बजे देखने जाने वाला या रात के किस पहर में देखे जाने वाला ख्वाब सच्चा हो सकता है, और फिर शैतानी जो ख्वाब होते हैं वो कैसे पता लगे ये शैतानी है या रूहानी है? देखिए, ख्वाब जो अक्सर तहज्जुद के वक्त जो ख्वाब देखे जाते हैं वो सही साबित होते हैं। अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना खा के सो जाते हैं और सारा दिन जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं वो बेमानी ख्वाब होते हैं। तकरीबन ज़्यादा परागंदा ख्वाब जो दिमाग में नफसानी ख्वाहिशात की वजह से चल रहे होते हैं वो जो है वो उनकी कोई हकीकत नहीं होती। अच्छा। और जो ख्वाब तहज्जुद के वक्त कई लोग जो है वो सोने से पहले वज़ू करके सोते हैं और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, हिफाजत की दुआएं करके सोते हैं, तो वहाँ पे शैतान का अटैक नहीं होता। ठीक है। हज़रत अच्छा, ख्वाब की यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं कि ख्वाब जो सही आते हैं उनको कैसे ताबीर किया जाता है। तो जो ख्वाब है बंदा उसमें उसके मौसम का बड़ा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे जब फल पक रहे होते हैं तब के ख्वाब सच्चे होते हैं, और बारिश के वक्त के ख्वाब क्या होते हैं। हज़रत इमाम इब्न सिरीन के पास एक बंदा आया और उसने ख्वाब की ताबीर पूछी। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने ख्वाब में आग देखी है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको माल मिलेगा। तो अच्छा। उनका शागिर्द पास बैठा हुआ था, तो वही एक और बंदा आया कुछ अरसे के बाद, उसने भी ख्वाब में आग देखी। उसने कहा मैंने ख्वाब में आग देखी है। उन्होंने कहा कि आपका नुकसान होगा। अब दोनों इसके पीछे क्या लॉजिक थी? दोनों ने आग देखी। जिन्होंने सर्दियों में आग देखी तो उसमें आग फायदा देती है, तो उन्होंने उसकी तासीर की कि आपको फायदा होगा। ओके। और जिन्होंने गर्मियों में आग देखी वो नुकसान है, वो क्योंकि गर्मी में अच्छा। अगर कोई अपनी शादी होते हुए देखता है उसका क्या मतलब होगा? अगर कोई खुद को देखता है कि वो उसकी मौत वाकई हो गई है, तो क्या उसकी उम्र दराज होगी या वाकई में उसके साथ कोई हादसा होने वाला है या मरने वाला है? देखिए, ये ख्वाब बताने वाले का एक तो उसका वक्त देखेंगे कि किस वक्त उसने ख्वाब देखा। दूसरा ये कि जो ख्वाब में शादी देखता है उसका देखा जाएगा कि
जो उसने शादी के ख्वाब में देखा उसके क्या कंडीशन क्या थी। जिस तरह मैंने आपको एक बात बताई आग वाली, कि आप किताब पे लिखा होता है कि किताब में कि आग देखना नुकसान है या आग देखना फ़ायदा है, दोनों ने आग देखी मगर मौसम का फ़र्क पड़ा। इसी तरह एक बात याद रखिएगा, जो बड़ी अहम बात है कि ख्वाब आप जिसको बता रहे हैं वो बंदा आलमे दीन या कोई पढ़ा लिखा या ख्वाब के ऊपर दस्तरस रखता है कि नहीं रखता। हर किसी के साथ डिस्कस ना किया जाए, ख्वाब को डिस्कस नहीं करना, किसी आलम को, किसी व्यक्ति को, और सबसे बड़ा जो आपका खैर ख्वाह हो उससे ख्वाब डिस्कस किया। और ख्वाब में विशाल भी कुछ पूछना चाह रही हैं। कहा जाता है जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके लाशऊर में चलने वाली वो सोचें होती हैं, मनफी या पॉजिटिव, मतलब दोनों तरह की हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, जो कि आपकी ख्वाब की सूरत में आपको नजर आती हैं सोने के बाद। तो क्या यही है कि लाशऊर में आपके अगर कोई अच्छी चीज चल रही है, कोई अच्छी सोचें चल रही हैं, तो वो भी आपको ख्वाब में अच्छे ख्वाब की सूरत में आएंगी, अगर कोई बुरी सोचें चल रही हैं तो वो आएंगी? क्या इसका ताल्लुक लाशऊर से है? देखें, ये बात, यही बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ ख्वाब परागंदा होते हैं, कई लोग जो है ऐसी सोचें चल रही होती हैं, मगर अगर आप लाशऊर और शऊर की ही बात करना चाहती हैं तो ख्वाब के ऊपर जो है बेशबहा किताबें, ख्वाब को नबूवत का 46वां दर्जा देना, ख्वाब का कुरान पाक में हवाला जात, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना, तो इसका इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। शऊर लाशऊर अपनी जगह हकीकत रखता है, और यहाँ पे ये कि ख्वाब देखने के लिए क्या ये ज़रूरी है, ख्वाब देखने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि आप नेक हों, मुसलमान हों या इबादत गुजार हों, तो ये भी कोई शर्त नहीं है। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, ज़रा आ जाए हम, अगर किसी जानवर को देखते हैं, सांप को देखते हैं अपने ख्वाब में, बिच्छू को देखते हैं, शेर को देखते हैं, या अपने आबाओ अजदाद को देखते हैं, इनका ज़रा एक एक करके बताइएगा क्या मतलब हो सकता है? देखें, अगर आप सबसे पहले सांप की बात करें, अगर आप सांप ख्वाब में देखते हैं तो इसका मतलब आपका दुश्मन है, और अगर आप ख्वाब में सांप को मार रहे हैं तो इसका मतलब आप दुश्मन को मार रहे हैं, गालिब हो रहे हैं, दुश्मन को मार रहे हैं। अगर ख्वाब में सांप आपको कोई चीज़ दे रहा है, सोना दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, इसका मतलब आपको दुश्मन से फ़ायदा होगा। अगर आप सांप के पीछे भाग रहे हैं तो इसका मतलब है दुश्मन जो है वो आपसे दौड़ रहा है, आपसे भाग रहा है। और अगर आप अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ छोटे छोटे सांप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर बुग़्ज़, हसद, कीना, लोग आपके चुगलखोर लोग हैं मगर वो अपने ही हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं। और अगर ख्वाब में बिच्छू देखते हैं तो इसका मतलब आपका दुश्मन मक्कार है, आपका दुश्मन चालबाज है। अच्छा। वो आपको आपकी चालें चलेगा, आपके पीछे से वार करेगा। अच्छा। तो वो बिच्छू की इस सूरत हाल में, और ख्वाब में अगर शेर देखना है तो शेर भी जो है अच्छी अलामात में आता है। अगर आपने शेर को काबू किया हुआ तो इसका मतलब है कि आपके पास इख्तियार आ रहा है, ठीक है। आपने अपने दुश्मन को काबू किया हुआ या आपके पास पावर आ रही है। और अगर आपके ऊपर शेर हमला कर रहा है तो इसका मतलब है कि साहिब इक़्तिदार में से या गवर्नमेंट के अदारों में से कोई बंदा आपको नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, ख्वाब में अगर अंगूठी देखते हैं, ख्वाब में अगर आसमान को देखते हैं, जानना चाहूंगी आपसे जी, इस्तिखारा और ख्वाब में क्या फर्क है? क्योंकि इस्तिखारा में भी कहते हैं कि आपको इशारा मिलता है, जब आप इस्तिखारा करते हैं किसी भी काम को अंजाम देने के लिए, उससे पहले आप करने वाला अमल जो इस्तिखारा कहलाया जाता है, तो क्या इस्तिखारा और ख्वाब जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से, या वो भी सेम चीजें? नहीं जी, इस्तिखारा फ़र्क है और ख्वाब फ़र्क है। इस्तिखारा में बाकायदा 2 नफल पढ़े जाते हैं, इस्तिखारा की दुआ की जाती है और फिर अल्लाह ताला से रुजू किया जाता है। तो इस्तिखारा जब किया जाता है तो ज़्यादा चांस है कि उसमें रियलिटी है, क्योंकि आप एक चीज़ अल्लाह से मशवरा कर रहे हैं। जब आप मशवरा कर रहे हैं तो वो मशवरा ख्वाब की सूरत में आएगा, तो उसमें यह है कि आपने बाकायदा नियत की, आपने 2 नफल पढ़े, आपने इस्तिखारा की दुआ पढ़ी, और फिर आपने एक दिन का इस्तिखारा किया। अगर समझ नहीं आती तो आपको दूसरे दिन का भी इस्तिखारा करना पड़ता है, और फिर तीसरे दिन का भी। और इस्तिखारे की कमाल बात है कि जब आप इस्तिखारा कर लेते हैं तो जो अमल आप करते हैं, चाहे उसमें खुदा न खास्ता नुकसान भी होना हो, तो इस इस्तिखारा की बरकत से, इस दुआ की बरकत से आपको कामयाबी मिलती है। तो इस्तिखारा के बहुत फ़ायदे हैं। लोगों को अपने कामों के लिए इस्तिखारा करते रहना चाहिए, चाहे उसमें उसकी इंडिकेशन सही आए या गलत आए, मगर उसका रिजल्ट बड़ा खैर वाला होता है, क्योंकि आप अल्लाह को अपने कामों में शामिल कर लेते हैं। अच्छा दाऊद भाई, अगर ख्वाब में आसमान को देखें, इसका क्या मतलब होगा? देखिए, अगर आप पहले आसमान को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मौत होने वाली है। अच्छा। और अगर दूसरे आसमान को देखते हैं तो वहाँ पे, अब ये जरा बताएं ना, पहला आसमान कैसे पता लगेगा ये पहला ही है, और दूसरे का कैसे पता लगेगा? ख्वाब देखता है तो उसका कलर चेंज होगा? उसका नहीं, जब ख्वाब देखता है तो उसकी फीलिंग्स में आता है कि मैं पहले आसमान पे हूँ। अच्छा।
सात आसमान है। बाज़ का ख्वाब में अब ताबीर है ना, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, ये आपको पता चल जाएगा कि आप पहला देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं या तीसरा, ये पता चल जाएगा आपको। जिस तरह ख्वाब में पता चलता है कि मैं घोड़े पे सवार हूँ या गाड़ी पे सवार हूँ। जाती सा सवाल है, आपने देखा आसमान को, किसी भी आसमान को, कि अपने ख्वाब में? बिल्कुल जी है। अच्छा, ये बात यह है कि मैं तो इल्म रूहानियत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैं तो एजुकेट भी करते हैं अगर कोई आपसे सीखना चाहे इससे? बिल्कुल जी, एजुकेट भी करता हूँ मैं। इल्म नजूम, इल्म जफर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ख्वाबों की ताबीर, सबके ऊपर मैं दस्तरस रखता हूँ। जिस तरह उन्होंने बात की, इजाज़त भी लेनी पड़ती है किसी से? इजाज़त सिखाने के लिए देखिए, सबसे उस्ताद तो ज़रूरी होता है, किसी भी शोबे का उस्ताद बहुत ज़रूरी होता है। बगैर असातिज़ा के आप नहीं इन चीज़ों में हाथ डाल सकते। दाऊद भाई, ये भी सुना है कि अगर कोई अच्छा ख्वाब या बुरा ख्वाब आए, उसका तज़किरा सरेआम ना किया जाए, मखसूस बंदे, जिस तरह आपने कहा किसी एक्सपर्ट से किया जाए, करीबी साथी से, अदरवाइज ये है कि उसके असरात बुरे आ सकते हैं शख्सियत पे। इसमें हकीकत है कोई? बिल्कुल आपने सही कहा। ये ऐसे ही है कि जैसे आपको ख्वाब आया और ख्वाब अच्छा है या बुरा है, अगर जब तक कि आपने उसको बयान नहीं किया तो वो मुअल्लक रहता है, उसकी ताबीर नहीं होती। वो ऐसे ही है जैसे एक परिंदा है, परिंदे के पर के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे ही आपने बताया वो चीज जो है वो जाहिर हो जाएगी, ताबीर हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर भाई, चांद को अगर देखें ख्वाब में, उसका क्या मतलब होगा? बेटा होगा। चांद, जब आप ख्वाब में चांद देखते हो तो उसकी अलामत है कि आपके घर में बेटा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर ये भी बताइएगा थोड़ा सा जी, कि कहा जाता है कि अगर आपने बुरा ख्वाब देखा है तो आप सदका दे दें और वो बहुत सारी बलाएं जो है उससे टल जाएंगी। सदका तो वैसे भी हमें इस्लाम में कहा गया, हम देते हैं, लेकिन अगर ये ख्वाब आपने कोई बुरा देखा है तो क्या सदका देने से वो ख्वाब टल जाएगा, उसकी जो बुरी ताबीर थी वो बदल जाएगी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और सदका बिलाशुबा 100 बलाओं को टालता है, लेकिन इससे भी सबसे पहले एक काम कर लेना चाहिए कि अगर आप बुरा ख्वाब देखते हो तो आप उठते ही अपने बेड से उठने से पहले बाएं तरफ 3 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें। और एक इशारा होता है, जिस तरह थूकना इशारतन होता है, वाज़े उस तरह नहीं कि आप थूकें जैसे थू थू करना। तो 3 दफ़ा करने से उसकी ताबीर जो है वो सही नहीं, बच जाता है बंदा, और सदका 100 बलाओं को टालता है। अच्छा, ये बात ठीक है, हम छोटे बच्चे सो रहे हो या कोई बड़ा भी सो रहा हो तो कहते हैं कि आप करवट लेके सोएं, सीधा ना सोएं, वरना आपको डराने ख्वाब आएंगे। इसमें कोई हकीकत है? अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले ये है कि हर बंदे के सोने की अपनी अपनी कंडीशन होती है। दाएं तरफ सोना तो सुन्नत भी है, सुन्नत है, और जो सुन्नत के फायदे हैं वो तो मिलते ही हैं। लेकिन अगर आप 100 बार कोशिश करें कि मैं बाएं तरफ सोऊं या दाएं तरफ सोऊं या उल्टा सोऊं, जिन्होंने उल्टा सोना है उन्होंने सोना ही है, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है। इसमें अपनी जगह उसके असरात हो गए, लेकिन जो ख्वाब आने हैं वो तो आने हैं। ठीक है। अच्छा दाऊद भाई, सम टाइम ऐसा होता है कि आप सो रहे होते हैं और कोई डरावना ख्वाब आता है, आप ख़ुद को पैरालाइज महसूस करते हैं, आपका दिमाग काम कर रहा होता है, आप उठ भी जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि आप जाग चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ख़ुद को उस नींद की कैफियत से अपना बॉडी कोई पार्ट हिला नहीं पा रहे होते। ये क्या कैफियत है, और क्या ये शयातीन या जिन्नात का अमल दखल होता है इसमें, या एक बार याद रखिएगा, एक ख्वाब तो वो है जो हमें आते हैं, एक ख्वाब ये है कि ऐसा मरीज जिसके ऊपर जादू का असर होता है, ऐसा मरीज जिसके ऊपर जिन्नात का असर होता है, उनके ख्वाब डिफरेंट होते हैं। अच्छा, अगर आपके ऊपर जादू जिन्नात का असर है तो आपको जो ख्वाब आएंगे वो और तरह के आएंगे। मिसाल के तौर पे उन ख्वाबों में आप गंदगी देखेंगे, उन ख्वाबों में आप अपने ऊपर जो है अपने आप को कब्रस्तानों में देखेंगे, ऐसे ख्वाबों में आप मुर्दों से मुलाकातें करेंगे। अच्छा, यानी कि क्योंकि जादू ज़दा मरीज़ का ख्वाब और होता है, जिन्नात वाले मरीज़ का ख्वाब और होता है, उसको ऐसे के जैसे ख्वाब में उड़ाया जा रहा है। ऐसे जिन्नात भी होते हैं जो किसी शख्स को अकेले सोया हुआ देखें और उस पर शरारतन वो हमलावर हो जाएं या छेड़छाड़ करें? बेशबहा लोग जब मेरे पास आते हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो जिन्नात का असर उस बंदे के ऊपर होता है और वो ख्वाब में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा। उसमें फिर क्या करना चाहिए? आयतुल कुर्सी पढ़ें या? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अपना रूहानी इलाज होना चाहिए, आपको सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़नी चाहिए। आप बिस्मिल्लाह युज़ुर्रु मास्मी शैम फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम दुआ पढ़ के सोनी चाहिए। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। ये आपका हमजाद जो आपके साथ है, हर इंसान के साथ उसका हमजाद होता है, वो भी ऐसे ख्वाब दिखाता है। अच्छा। आप अक्सर कब्रस्तानों में चले जाते हैं, वहाँ हिफाजत की दुआएं नहीं पढ़ते, तो वहाँ पे असरात जो हमजाद के होते हैं वो आपके ऊपर असरअंदाज करते हैं। अच्छा दाऊद भाई, अगर अपनी शादी होते हुए देखते हैं या तलाक होते हुए देखते हैं, अच्छा आपसे दाऊद साहब एक चीज मैं भी जानना चाहती हूँ, जुनैद मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि अगर मैं अपने ख्वाब में कुछ
चुड़ैलों को देख रही हूँ, जिन्नात को देख रही हूँ कि वो मुझ पर हमलावर हैं, कहीं पर मेरे बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो उन पर हमलावर है, मैं उनको बचाने की कोशिश कर रही हूँ और फिर एकदम से मैं उठती हूँ और सुबह की अजान हो रही है या सुबह होने वाली है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो उस ख्वाब का, क्योंकि आपने कहा कि जो तहज्जुद के टाइम या फजर होने में थोड़ा वक्त होता है, सुबह के टाइम जो ख्वाब देखे जाते हैं वो हकीकत होते हैं, तो इसमें कैसी हकीकत है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखो, अगर आप ख्वाब में ये देख रही हैं कि चुड़ैलें हमला कर रही हैं और फजर का वक्त भी है, तो आप याद रखिएगा कि आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा या ऐसा जादूगर मौजूद है जो अमलियात करवा रहा है आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर जो पढ़ाई के ज़रिए, जादू के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए आपके ऊपर असर करवा रहा है। और चुड़ैलों का देखना, जिन्नात का देखना, ये बहुत ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला आपको इशारा दे रहे हैं। और आपका जिस्म क्योंकि उस वक्त लाशौरी की हालत में होता है, आप नींद में होते हो। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ज़्यादा जिन्नात और जादू का असर, फिर मैं कुछ टाइम के बाद मैं कलमा पढ़ती हूँ और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ, मैं नींद में ही जाग जाती हूँ। ये इस बात की ताबीर होती है, इस बात की ताबीर होती है कि आपके ऊपर जिन्नात का अटैक आया मगर आपको अल्लाह ताला ने बचा लिया। यानी कि बिलाशुबा जादूगर जो अमलियात करते हैं वो तो अपना काम करते हैं, मगर अल्लाह भी तो मौजूद है ना, अल्लाह भी इंसान की हिफाजत करते हैं अपने बंदों को। और इसका तोड़ क्या, मुख्तसरन वन लाइनर अगर बताएं। देखें, अगर तोड़ है तो सबसे पहले ये है कि सोने से पहले आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ के सोएं, 2 मरतबा आयतल कुर्सी, 10 मरतबा पहले या हय्यू या क़य्यूम 10 मरतबा पढ़ें, फिर 2 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, फिर अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारें, ठीक है, और हिफाजत की दुआएं पढ़ के अल्लाह का कलाम पढ़ें, और अगर कोई बुरा पढ़ें, कुल पढ़ें, और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। दाऊद भाई आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे क्योंकि टॉपिक ऐसे, इस पर जितनी भी बात की जाए यकीनी तौर पर तजस्सुस बढ़ता जाता है। नाज़रीन, मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।